परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम मार्क्स का आया था, इस बार इसके ज़्यादा आने के चांसेस है। लास्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम मार्क्स का आया था, इस बार ज़्यादा आने के चांसेस हैं इसके। तो ध्यान से आपको देखना है क्या आएगा इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको, और क्वेश्चन वगैरह अपन साथ साथ देखते जाएंगे। चैप्टर करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बताऊंगा मैं आपको, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, और थियरी वाले कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कर लेते हैं अपन पहले। 1 घंटा लगेगा इस चैप्टर में अपन को मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर है, उसमें भी फाइनेंशियल मेजर भी है, नॉन फाइनेंशियल मेजर भी है। 3 फाइनेंशियल मेजर है और 5 नॉन फाइनेंशियल मेजर है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ है, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ये इस चैप्टर के टॉपिक है। इसमें जो ये फाइनेंशियल मेजर है ये तो प्रैक्टिकल है, और ये बाकी जो टॉपिक है सब थियोरेटिकल है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल मेजर जो हैं इनमें भी हर नॉन फाइनेंशियल मेजर में एक मेजर क्या है, हर में एक पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल का है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप अपने काम को दूसरों में एलोकेट करते हो, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप अपने काम को दूसरों में एलोकेट करने लग जाते हो। कैसे लग जाते हो, जैसे मान लो एक पर्सन था अमन, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो खुद काम करता है। अब जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो किया उसने क्या किया, बंदे हायर करे। बंदे को ना हायर करे, मान लो 4 बंदे हायर कर दिए उसने, ABCOD, मिस्टर A, मिस्टर B, COD। ए को बना दिया परचेज मैनेजर, बोल दिया कि परचेज करने की जिम्मेदारी तेरी। बी को बना दिया उसने प्रोडक्शन मैनेजर, बोल दिया कि प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी तेरी। सी को बना दिया उसने मार्केटिंग मैनेजर, इसको बोल दिया कि मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी तेरी। और डी को बना दिया उसने R&D मैनेजर, बोल दिया R&D करने की जिम्मेदारी तेरी। अमन ने क्या किया, अपना काम दूसरों में अलोकेट कर दिया। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप अपने काम को दूसरों में अलोकेट कर देते हो ताकि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो सके। तो आप अपने काम को दूसरों में अलोकेट करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करते हो, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप बोलोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो काम आपने दूसरों में अलोकेट किया, जैसे यहाँ पे अमन ने A, B और C और D में परचेज का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, R&D का काम अलोकेट किया, तो जो काम आपने दूसरों में अलोकेट किया उससे रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समराइज करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। उससे रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, समराइज करना, उसकी रिपोर्टिंग करना। ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि अपन जिन जिन लोगों को अपन ने काम अलोकेट किया था, ABCOD, मिस्टर ABCOD, इनकी परफॉर्मेंस को जज कर सके, इनकी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, जज कर सकें। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करने का। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे अमन ने 4 बंदे अपॉइंट किए, ABCOD। परचेज डिपार्टमेंट का काम ए को दे दिया, तो परचेज डिपार्टमेंट है, बी का वो दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम, सी को दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम, और R&D डिपार्टमेंट का काम दे दिया डी को। तो जो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इन सबको क्या बोलते हैं, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट, और इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब जो काम अलोकेट किया जाता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप अपने काम को दूसरों में अलोकेट करते हो। 4 कैटेगरी में काम अलोकेट करते हो आप। किसी को बनाते हो कॉस्ट सेंटर, किसी को बनाते हो रेवेन्यू सेंटर, किसी को बनाते हो प्रॉफिट सेंटर, किसी को बनाते हो इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब कैसे कैसे करते हो, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर। अगर आपने किसी को कॉस्ट सेंटर बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, कॉस्ट को कम करने की। उसकी जिम्मेदारी को क्या होती है, कॉस्ट को कम करने की। अब आप उसकी परफॉर्मेंस को जज कैसे करोगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसके लिए आप निकालोगे कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के। अगर उस कॉस्ट के वेरिएंस में कॉस्ट कम हो गई, एक्चुअल में कॉस्ट कम आई, बजट में आपने ज़्यादा लगाया था, एक्चुअल में कम आई, फेवर में आए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। कॉस्ट कम करने की जिम्मेदारी होती है कॉस्ट सेंटर की। रेवेन्यू सेंटर की जिम्मेदारी क्या होती है, सेल्स को बढ़ाने की, रेवेन्यू को बढ़ाने की। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, सेल्स वेरिएंस निकाल के। अगर सेल्स बढ़ रही है, बजट आपने कम बनाया था और एक्चुअल में सेल ज़्यादा आ गई, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। प्रॉफिट सेंटर बनाओगे किसी को, प्रॉफिट सेंटर की जिम्मेदारी क्या होती है, रेवेन्यू को बढ़ाने की भी और कॉस्ट को कम करने की। दोनों जिम्मेदारी होती है, रेवेन्यू को बढ़ाने की और कॉस्ट को कम करने की। अब इनके लिए क्या करोगे, प्रॉफिट निकाल के परफॉर्मेंस जज करोगे। प्रॉफिट आ रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। इसके अलावा किसी को आप इन्वेस्टमेंट सेंटर बना देते हो, जिनकी जिम्मेदारी रेवेन्यू को बढ़ाने की तो होती है, कॉस्ट को कम करने की होती है, साथ साथ असेट और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने की भी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, इनकी परफॉर्मेंस आप मेजर करोगे ROI निकाल के, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के, रेजिडुअल इनकम निकाल के, EVA निकाल के आप इनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर लोगे। तो 4 कैटेगरी में आप काम एलोकेट करते हो, किसी को बनाते हो कॉस्ट सेंटर, किसी को रेवेन्यू सेंटर, किसी को प्रॉफिट सेंटर, किसी को इन्वेस्टमेंट सेंटर। छोटा मोटा बिजनेस होता है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है तो अपन कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर बनाते हैं। ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस होता है तो अपन डिवीजन बना देते हैं, और डिवीजन में क्या बनाते हैं फिर वो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर और बना देते हैं, अगर ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस हो जाता है तो। अब
अगर आप काम एलोकेट करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा बनता है? ढांचा बनता है आपका 4 टाइप का। एक तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, और 2 और बनते हैं। एक बनता है एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक बनता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये दोनों काम के नहीं होते, काम के दोनों हैं, उन दोनों के बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन पहले अपन ये देख लेते हैं। तो अगर आप काम एलोकेट करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कैसे बनता है? सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा बनता है? अगर आपका जो बिजनेस है छोटा या मीडियम साइज का है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले होता है कंपनी का बॉस, कंपनी का मालिक, जैसे अमन है कंपनी का मालिक है, वो बनता है सीईओ, वो होता है सीईओ। उसके पास क्या जिम्मेदारी होती है? वो खुद को क्या रखता है? खुद के पास इन्वेस्टमेंट सेंटर, खुद को मानता है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन वो खुद लेता है। उसके बाद वो क्या करता है? एक प्रोडक्शन मैनेजर हायर किया, एक परचेज मैनेजर हायर किया, एक R&D मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, और भी अलग अलग मैनेजर होते हैं, वो हायर कर लेता है और प्रोडक्शन मैनेजर को बना दिया, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दे दी, परचेज वाले को परचेज की जिम्मेदारी दे दी, R&D को R&D की, मार्केटिंग को मार्केटिंग की जिम्मेदारी दे दी। इस तरह से काम एलोकेट करता है। जैसे आपने काफ़ी सारी ऑडिट कर रखी होंगी, काफ़ी सारी छोटी मोटी ऑडिट कर रखी होंगी, आपने देखा होगा वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है, परचेज मैनेजर भी होता है, R&D मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है। तो वो क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये होता है बड़ी कंपनीज के लिए। बड़ी कंपनी है या तो कोई, या जिसका अलग अलग टाइप का बिजनेस है। बड़ी कंपनी है तो अलग अलग टाइप का बिजनेस है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के लिए क्या बनेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा? रिलायंस का सबसे पहले मालिक आएगा, सीईओ आएगा, वो खुद क्या डिसीजन लेगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। मान लो मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। अब रिलायंस की काफ़ी सारी यूनिट है, काफ़ी सारे डिवीजन है रिलायंस के। रिलायंस का एक पेट्रोलियम डिवीजन भी है, एक रिलायंस का टेलीकॉम डिवीजन भी है, एक रिलायंस का स्टेशनरी डिवीजन भी है, एक रिलायंस का कपड़ों का डिवीजन भी है। तो उन सब के लिए क्या करेगा? सीईओ, कंपनी का सीईओ मतलब मुकेश अंबानी क्या करेगा? सभी के डिवीजन मैनेजर हायर कर देगा। डिवीजन एक्स, मान लो रिलायंस के 3 डिवीजन है, डिवीजन एक्स, वाई और जेड, सबके क्या करेगा वो? डिवीजन एक्स मैनेजर, डिवीजन वाई मैनेजर, डिवीजन जेड मैनेजर। ये इनको दे देगा काम, क्या देगा इनको? या तो इनको बनाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर बनाएगा डिवीजन के मैनेजर को। तो अब मैनेजर के नीचे क्या होंगे? अदर फंक्शनल मैनेजर होंगे। मतलब हर डिवीजन का क्या बनेगा? हर डिवीजन का एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर, एक R&D, एक मार्केटिंग। ऐसे डिवीजन वाई का भी क्या होगा? प्रोडक्शन, परचेज, R&D, मार्केटिंग मैनेजर। ऐसे डिवीजन जेड का भी क्या होगा? प्रोडक्शन, परचेज, R&D, मार्केटिंग। हर डिवीजन का क्या बनेगा? अलग से प्रोडक्शन, परचेज, R&D, मार्केटिंग, ये मैनेजर बन जाएंगे। ये होता है बड़ी कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए होता है। ये था ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसे बनता है। एक फंक्शनल बनता है, एक डिविजनल बनता है। कोई क्वेश्चन में पूछेगा, थ्योरी पूछेगा, आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। 2 और होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक मैट्रिक्स। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो अमन ने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो अकेला काम करता है, सारे काम वो खुद करता है, परचेज भी खुद करता है, सेल भी खुद करता है, मार्केटिंग भी खुद करता है, सब काम खुद करता है। तो वो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपने कुछ टीम बनाई, तो वो होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये है 4 स्ट्रक्चर। कौन कौन से? एंटरप्रेन्योर, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल। एंटरप्रेन्योर, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल। थियरी आ जाए चारों लिख देना। एंटरप्रेन्योर, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल। काम खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स कैसे करेंगे? डिविजनल की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? इसमें से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ROI का भी आ सकता है, RI का भी आ सकता है, या EVA का भी आ सकता है। हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार क्वेश्चन आने के। तो ध्यान से देखेंगे अपन इनको। सबसे पहले अपन देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो ROI में अभी जो अपन मेजर देखेंगे, दे किसके रखे हैं? ये डिविजन्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दे रखे हैं, डिवीजन की परफॉर्मेंस को। लेकिन जो मेजर दे रखे हैं, इससे आप चाहो तो कंपनी की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हो, और कंपनी के डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। वैसे क्या होगा, अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना अपने ROI और RI मेथड, उससे तो कंपनी की क्या करेगा? क्वेश्चन में डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजर करवाएगा। लेकिन जो EVA के क्वेश्चन आएंगे, EVA में जनरली क्या होगा? कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करेंगे अपन। जो क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बाकी इन परफॉर्मेंस मेजर से आप किसी की भी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, कंपनी की भी, कंपनी के डिवीजन्स की भी। तो अपन को यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके डिवीजन की परफॉर्मेंस को अपन को मेजर करना है। तो डिवीजन की भी कर सकते हो, कंपनी की भी कर सकते हो। ROI के क्वेश्चन आएंगे डिवीजन के लिए, और EVA के क्वेश्चन आएंगे कंपनी के लिए। ये मैं आपको बताऊँ अगर आप क्वेश्चन देख रखे हो तो। सबसे पहले ROI क्या होता है? ROI में अपन क्या करते हैं? डिवीजन ने जो प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस डिवीजन ने जो असेट लगा रखा था अपने बिजनेस में, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था या असेट लगा रखा था, उस असेट के मुकाबले में कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट किया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट किया, ये होती है ROI। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूँ आपको नॉर्मल। अभी एक पिक्चर आई कांतारा, 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने किया था 16 करोड़ का, और उसने कमा लिया अभी लगभग 350 करोड़ कमा दिए। तो 350 करोड़ का प्रॉफिट है और 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इसका पता नहीं रिटर्न कितना ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं? परसेंटेज में जो आपने एसेट इंप्लॉय किया था, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बदले में कितना प्रॉफिट लगाया, कितना प्रॉफिट आया आपका, कितना
परसेंटेज प्रॉफिट आया वो होता है आरओआई। आपने भी सुना होगा कि दो पिक्चरों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बार काफ़ी तगड़ा रहा, एक कांतारा का और एक कश्मीर फाइल्स का। कश्मीर फाइल 20 करोड़ में बनी थी, 250 करोड़ कमा गई। कांतारा 16 करोड़ में बनी थी, 350 करोड़ कमा गई, अभी चल भी रही है कांतारा। तो आरओआई में क्या करते हैं अपन ने, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बदले में कितना परसेंटेज प्रॉफिट आया, कैसे निकलता है अपन को निकालना है, अपन को तो समझ में मतलब नहीं है, अपन को निकालना है। तो आरओआई कैसे निकलता है, डिवीजन का ध्यान दो, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का क्या लेना, ध्यान से देखना, ये गलती हो जाती है काफ़ी बार, नया क्वेश्चन आता है तो गलती हो जाती है। कंट्रोलेबल प्रॉफिट लेना, ध्यान से देख लेना, अभी कंट्रोलेबल प्रॉफिट सब बताऊंगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट क्या होता है। डिवाइड करना अपन को नेट एसेट या तो या ऑपरेटिंग एसेट या इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन में या तो आपको ऑपरेटिंग एसेट दे रखा होगा या नेट एसेट दे रखा होगा या इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, या तो नेट एसेट या ऑपरेटिंग एसेट या इन्वेस्टमेंट कुछ भी दे रखा होगा, उसे डिवाइड कर देना, इनटू 100 कर देना, आपका आ जाएगा आरओआई। कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट एसेट ऑपरेटिंग एसेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये आपका आ जाएगा आरओआई। अब कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ये क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो डिवीजन मैनेजर के कंट्रोल में, ऐसा प्रॉफिट जो डिवीजन मैनेजर, डिवीजन का जो मैनेजर उसके कंट्रोल में। मतलब क्या लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन में या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देगा या क्या लेना आपको, पीबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट लेस करने से पहले का, इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने से पहले का। ध्यान रखना क्या लेना आपको, पीबीआईटी। आप बोलोगे डेप्रिसिएशन लेस कर दे क्या, हाँ लेस कर दो, सब चीज़ें लेस कर दो, पीबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान से याद कर लेना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना आपको। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो। कंट्रोलेबल प्रॉफिट लिख के दे रखा है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ले लो। लेकिन नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं पता चल रहा, आपको क्या लेना है, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी होता है, पीबीआईटी लेना है। अब इसमें भी एक ध्यान रखना है, पीबीआईटी लेने वक्त आपको हेड ऑफिस की कॉस्ट इग्नोर करनी है। हेड ऑफिस की कॉस्ट, जैसे कंपनी रिलायंस का एक हेड ऑफिस है मुंबई में और उसके काफ़ी सारे डिवीजन है, डिवीजन एक्स वाई जेड, अलग अलग डिवीजन है। अब हेड ऑफिस की भी कॉस्ट आती है, हेड ऑफिस में भी बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ की सैलरी लगती है, हेड ऑफिस का रेंट भी जा रहा है, हेड ऑफिस की भी कॉस्ट आ रही है। तो हेड ऑफिस की कॉस्ट डिवीजन की जब अपन आरओआई निकालते हैं उसमें काम की नहीं होती, ना तो हेड ऑफिस की कॉस्ट काम की होती, ना हेड ऑफिस का कुछ भी काम का होता, असेट वगैरह कुछ काम के नहीं होते। तो हेड ऑफिस की कॉस्ट को आपको इग्नोर करना है, ना तो ऐड करना ना लेस करना। पीबीआईटी निकालते वक्त हेड ऑफिस की कॉस्ट को आपको इग्नोर करना है। मान लो गलती से आपने लेस कर रखी है, कॉस्ट तो आपने लेस कर दी गलती से, डिवीजन के प्रॉफिट में से आपने लेस कर दी, क्या करोगे, ऐड बैक कर देना। क्या कर देना, ऐड बैक, अगर लेस कर रखी है। हेड ऑफिस की कॉस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है, इररिलेवेंट होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, इररिलेवेंट होगी। ध्यान रखना, पीबीआईटी लेना है, हेड ऑफिस की कॉस्ट को इग्नोर करना है। मैं ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज़ ज़्यादा आने के चांसेस है उसको मैं थोड़ा ध्यान से आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या आ सकता है इस पेपर में। मैंने कल पूरा बैठ के पूरा एनालिसिस देखा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता भी दूंगा वैसे आपको। अब अपन देखते हैं आगे, नेट एसेट्स। क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एसेट दे रखे होंगे, इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, नेट एसेट दे रखे होंगे, नहीं दे रखे, नेट एसेट डिवीजन के निकालने पड़ेंगे। किसके निकालने पड़ेंगे, डिवीजन के। कैसे निकालोगे, डिवीजन के करंट एसेट लेने आपको, डिवीजन के लेने, ध्यान रखना जिसकी आप आरओआई निकाल रहे हो उसी डिवीजन के करंट एसेट लेने, उसी डिवीजन के नॉन करंट एसेट ले लो। करंट और नॉन करंट टोटल ले लो आप, तो टोटल जैसे के जैसे दे रखे वैसे वैसे ले लो, और लाइबिलिटीज लेस कर दो, लाइबिलिटीज लेस करो, उस डिवीजन की लाइबिलिटीज लेस कर दो। आप बोलोगे लाइबिलिटी कौन सी लेस करनी है, लाइबिलिटी कौन सी लेस करनी है, काफ़ी सारे लोग इसमें दिक्कत में रहते हैं। लाइबिलिटी ओनली यहाँ लेस होती है, करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में वैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के आए हैं अभी तक, उसमें क्वेश्चन में दे ही करंट दे रखा है, दे ही करंट रखा है। अगर कुछ करंट और नॉन करंट दोनों दे रखा है तो भी क्या करनी है आपको, खाली करंट लाइबिलिटी लेस करनी है। क्या लेस करनी है, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी लेस कर देना। और नेट एसेट लेते वक्त भी आपको हेड ऑफिस के जो भी एसेट और लाइबिलिटी है, हेड ऑफिस की जो भी एसेट और लाइबिलिटी है उनको इग्नोर करना है। हेड ऑफिस के जो भी एसेट और लाइबिलिटी है उनको आपको नहीं लेना, उनको आपको इग्नोर करना है। हेड ऑफिस के जो भी एसेट लाइबिलिटी है उनको आपको इग्नोर करना है, ये आप ध्यान रखना। अब एक चीज़ और है, जो आप वैल्यू लोगे कंट्रोलेबल प्रॉफिट या पीबीआईटी या नेट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, कौन से दिन का लोगे, कौन से दिन का लोगे। तो आप मान लो आरओआई निकाल रहे हो 31 मार्च 22 की, 31 मार्च 22। तो जिस दिन की आप आरओआई निकाल रहे हो, जिस दिन की आप आरओआई निकाल रहे हो उसी दिन की वैल्यू लेंगे, उसी दिन की वैल्यू लेंगे। ऐसा नहीं कि एक साल पहले की ले लेंगे। आप आरओआई निकाल रहे हो मान लो 31 मार्च 21, तो 31 मार्च 21 की। आप आरओआई निकाल रहे हो मान लो 30 जून 22 को, तो 30 जून 22 की। तो जिस दिन की आप आरओआई निकाल रहे हो उसी दिन की आपको वैल्यू लेनी है, उसी दिन की आपको वैल्यू लेनी है, ना तो ओपनिंग लेनी, कुछ नहीं लेना। जिस दिन की आप आरओआई निकाल रहे हो उस दिन की आपको वैल्यू लेनी है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बता रखा है, अगर आप आरओआई के बेस पे परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो दिक्कत एक आ जाएगी। एक दिक्कत क्या आ जाएगी, ये गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता। आरओआई वाला जो मेजर है गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता, गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता। गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता मतलब, गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में अपने आएगा डिटेल में। क्या होता है, अपन जो भी डिसीजन लेंगे उससे सबका भला हो, किसी को नुकसान ना हो, लेकिन कंपनी का क्या होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। जो भी डिसीजन लेंगे उसमें कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन ले उससे कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस,
ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस कि जो भी अपन डिसीजन लेंगे उससे कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस। लेकिन आरओआई मेथड यूज़ करते हो तो इसमें क्या करते हैं, डिवीजन अपना फायदा देख लेते हैं और अपने फायदे के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं और कंपनी को नुकसान करवा देते हैं। कंपनी को क्या करते हैं, नुकसान करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो। डिवीजन ए और बी दोनों का एक एग्जाम्पल दे रखा है, मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल है। दोनों के पास एक इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है 20-20 लाख रुपये, मान लो 20-20 लाख बराबर अपॉर्चुनिटी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे प्रॉफिट होगा डिवीजन ए को, कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख का, और डिवीजन बी को होगा 1.4 लाख का। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये इसमें तो इससे आरओआई कितनी आएगी, इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में आरओआई कितनी आएगी देख लो। डिवीजन ए क्या जाएगी, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये कर दिया मैंने, फॉर्मूला लगाया। डिवीजन ए को आरओआई आएगी 10% की, डिवीजन बी की आएगी 7% की। इनकी जो प्रेजेंट में आरओआई चल रही है, डिवीजन ए की आ रही है 13% और डिवीजन बी की आ रही है 5%। अब कंपनी की जो कॉस्ट है, कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है, मतलब कंपनी की फंड्स पे कितनी कॉस्ट आती है, पैसों पे कंपनी की कितनी कॉस्ट आती है वो बता रखी है आपको 8% की, वो बता रखी है 8% की। अब देखो डिवीजन क्या करेंगे, डिवीजन में प्रेजेंट में इसकी आरओआई है 13% और इस प्रोजेक्ट से इसकी आरओआई आएगी 10% की। बताओ क्या करेगा, ये इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर ये इन्वेस्ट कर देता है तो इसकी ओवरऑल आरओआई या एवरेज आरओआई कम हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से कम आएगी 10% आएगी, तो इसकी एवरेज आरओआई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 और 13 का एवरेज करेगा तो एवरेज आरओआई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ओवरऑल आरओआई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसको बोनस नहीं मिलेगा। ये इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो डिवीजन इन्वेस्ट नहीं करेगा, देखो इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन डिवीजन बी का देखो, इसकी प्रेजेंट में आरओआई चल रही है 5% की और इस प्रोजेक्ट से आएगी 7%, ये इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट क्यों कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा तो क्या होगा, इसकी एवरेज आरओआई या ओवरऑल आरओआई बढ़ जाएगी तो इसको बोनस मिल जाएगा और ये क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। जबकि कंपनी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था, उल्टा करना चाहिए था। देखो कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है फंड्स पे, 8% की कॉस्ट आ रही है, 8% की कॉस्ट आ रही है, 8% की कॉस्ट आ रही है और इस प्रोजेक्ट से देखो डिवीजन ए को आ रही है 10% की रिटर्न। कंपनी की कॉस्ट आ रही है 8% की और रिटर्न कितनी आ रही है, देखो 10% की डिवीजन ए को। तो एज पर कंपनी डिवीजन ए को क्या करना चाहिए था, इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, खुद का फायदा देखा, इन्वेस्ट नहीं किया। अब देखो डिवीजन बी, कंपनी की कॉस्ट आ रही है फंड्स पे 8% की, कंपनी ने इनको फंड दिया 8% की कॉस्ट आ रही है और डिवीजन बी को जो प्रपोज प्रोजेक्ट से रिटर्न हो रही है कितनी हो रही है, 7%। डिवीजन बी ने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि उसने अपनी ओवरऑल आरओआई बढ़ाने के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट आ रही है 8% की और रिटर्न कितनी आ रही है प्रोजेक्ट से 7% की। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, एज पर कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने अपने फायदे में डिसीजन ले लिया, किसने, डिवीजन ने। तो ये दिक्कत आती है आरओआई मेथड में कि गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता, डिवीजन अपना फायदा देख लेते हैं। ये था आरओआई बेस मेथड। अब अपन आते हैं रेजिडुअल इनकम। आरओआई मेथड में ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करना है नहीं करना, लेस करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, इंटरेस्ट लेस नहीं करना, डेप्रिसिएशन लेस करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन अपन को लेस करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगला मेथड रेजिडुअल इनकम। तो देखो आरओआई मेथड गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता, तो आरआई मेथड आया एक नया रेजिडुअल इनकम, जो गोल कॉन्ग्रुएंस को क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा, जो कंपनी के फेवर में डिसीजन लेगा। कौन सा मेथड, रेजिडुअल इनकम मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, रेजिडुअल इनकम में इसमें अपन डिवीजन को जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से वो प्रॉफिट ले लेंगे और माइनस कर देंगे कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है। एक तरीके से क्या करेंगे, इसमें डिवीजन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो ले लेंगे और इसमें से कंपनी की कॉस्ट लेस कर देंगे। डिवीजन के प्रॉफिट में से कंपनी की कॉस्ट लेस कर देंगे, डिवीजन के प्रॉफिट में से कंपनी की कॉस्ट लेस कर देंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। अब डिवीजन का प्रॉफिट मतलब कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ले लेंगे, माइनस कंपनी की कॉस्ट। देखो कैसे लेस करेंगे, डिवीजन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा था ना डिवीजन, उसको इंटू करेंगे कंपनी की फंड्स में क्या कॉस्ट आती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी क्या है, मतलब कंपनी की फंड्स में क्या कॉस्ट आती है उसे इंटू करेंगे, ये आ जाएगी रेजिडुअल इनकम। पॉजिटिव आती है एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे डिवीजन ए बी, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ ऊपर वाला। एज पर आरआई मेथड देखो क्या होगा, प्रपोज इन्वेस्टमेंट 20 लाख का, कंट्रोलेबल प्रॉफिट हो रहा है डिवीजन ए को 2 लाख का, डिवीजन बी को हो रहा है 1.4 लाख का, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की वही 8% है। सबसे पहले रेजिडुअल इनकम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ले लेंगे, माइनस करेंगे कंपनी की कॉस्ट। कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 8% दे रखी है, सेम एग्जाम्पल लिया मैंने, तो 20 लाख पे 8% कंपनी की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे डिवीजन बी पे कितनी आ जाएगी, 20 लाख कंपनी ने डिवीजन ए को दिया, 20 लाख बी को दिए। कंपनी की फंड्स पे कितनी कॉस्ट आती है, 8% की कॉस्ट आती है, 8% की कॉस्ट आती है। कंपनी कहीं से ब्याज पे लेती है, कैसे भी करती है, 8% की कॉस्ट आती है। तो 20 लाख पे 8% से इंटू कर दिया, ये आ गई रेजिडुअल इनकम। डिवीजन ए की देखो 40,000 पॉजिटिव आई है और डिवीजन बी की नेगेटिव आई है 20,000। 40,000 पॉजिटिव आई डिवीजन ए की, तो डिवीजन क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एक्सेप्ट होना चाहिए था। डिवीजन बी की नेगेटिव आई है, डिवीजन बी रिजेक्ट कर देगा और कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, रिजेक्ट होना चाहिए था। मतलब डिवीजन और कंपनी दोनों के अकॉर्डिंग फायदा देखिए, ये हो गया गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट, ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट। कंपनी भी यही तो चाहती थी, इन्वेस्ट करे डिवीजन ए और डिवीजन बी इन्वेस्ट ना करे, और देखो क्या हुआ, आरआई मेथड में यही हुआ, डिवीजन ए ने इन्वेस्ट कर दिया, डिवीजन बी ने इन्वेस्ट नहीं किया। ये था आरआई मेथड। अब
जो रेजिडुअल इनकम है इसका भी एक डिसएडवांटेज है। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मतलब ये अमाउंट में आता है, ये परसेंटेज में नहीं आता, अमाउंट में। देखो 40,000 और नेगेटिव 20,000 अमाउंट में आ रहा है। अमाउंट में आ रहा है तो दिक्कत क्या है, अपन दो डिवीजन है जो कंपनी के बिल्कुल अलग साइज के हैं, काफ़ी बड़ा डिवीजन है, एक छोटा सा डिवीजन है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर तो कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। दो डिवीजन है जो कंपनी के अलग अलग साइज के हैं, एक बड़ा डिवीजन एक छोटा डिवीजन, उनकी परफॉर्मेंस को अपन मेजर तो कर सकते हैं लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कैसे नहीं कर सकते देख लो, अगर आप रेजिडुअल इनकम निकालते हो कंपेयर कैसे नहीं होगा। डिवीजन एक्स वाई इनका आपने इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डिवीजन एक्स ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, डिवीजन वाई ने 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। डिवीजन एक्स को रेजिडुअल इनकम हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपये की, और डिवीजन वाई को हो रही है 4 लाख की। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा डिवीजन वाई ने 4 लाख रुपये कमा दिए, डिवीजन वाई तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4 लाख कमा दिए, और डिवीजन एक्स ने ओनली 20,000 रुपये कमा के दिए, ये बेकार परफॉर्म कर रहा है। लेकिन देखो डिवीजन एक्स ने 1 लाख रुपये लगा के 20,000 कमा के दिए, 20% की रिटर्न दिए इसने, 20% की रिटर्न, और डिवीजन वाई ने 1 करोड़ रुपये लगा के 1 करोड़ लगा के 4 लाख कमा के दिए, 4% की रिटर्न दिए। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। देखो ROI मेथड से कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये था रेजिडुअल इनकम मेथड, फॉर्मूला याद रखना है बस आपको इसका, और कुछ काम का नहीं है इसमें। अब आते हैं अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉफिट को मेजर करता है, कंपनी के इकोनॉमिक प्रॉफिट को मेजर करता है, कंपनी या डिवीजन के इकोनॉमिक प्रॉफिट को मेजर करता है कि कंपनी ने या डिवीजन ने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना किया, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन या रियल वैल्यू एडिशन कितना किया। अगर EVA पॉजिटिव आता है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। परफॉर्मेंस अच्छी है अगर पॉजिटिव आता है तो, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। अब EVA क्यों लाया गया मेथड? तो देखो ROI और ROI मेथड थे ना, इनके अपने अपने डिसएडवांटेज थे। एक तो दोनों मेथड क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसिडर नहीं करते थे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो ऊपर कहीं भी देखी थी मैंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की भी कॉस्ट होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की भी कॉस्ट आती है, उनको डिविडेंड वगैरह देना पड़ता है, उनकी भी कॉस्ट होती है। दूसरा, दोनों मेथड में अपन जो प्रॉफिट लेते हैं कौन सा लेते हैं? कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन। डिवीजन मैनेजर का जो प्रॉफिट कंट्रोल में वो लेते हैं, वो प्रॉफिट मैनिपुलेट किया जा सकता है। डिवीजन मैनेजर क्या कर सकते हैं? ROI बढ़ाने के लिए उसको मैनिपुलेट करके बढ़ा सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो ROI और ROI में क्या कर सकते हैं? घपला कर सकते हैं। तो उन सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए मेथड आया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या होता है, अपन निकालेंगे कि कंपनी ने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना किया, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना किया या रियल वैल्यू एडिशन कितना किया। कैसे निकालेंगे? अपन लेंगे डेट और इक्विटी, कंपनी के जो डेट है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब डिवेंचर होल्डर हो गए, कंपनी ने जिनसे लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है वो हो गए, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट है एक तो, और कंपनी की जो इक्विटी है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आजकल नहीं होते, उनको भूल जाओ। तो डेट और इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो ले लेंगे अपन, डेट और इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो ले लेंगे, और उसमें से चार्ज ऑन कैपिटल, डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट आ रही है, डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट आ रही है, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट आ रही है वो लेस कर देंगे। डेट और इक्विटी के लिए मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट अवेलेबल है, और कंपनी की डेट और इक्विटी की कॉस्ट आ रही है मान लो 2 करोड़ की, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा एडिशन कितना किया, अपने रिजर्व्स में एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना किया? 3 करोड़ का। ये होता है EVA, ये होता है EVA। कंपनी के पास डेट और इक्विटी को देने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल था 5 करोड़ का, कंपनी की डेट और इक्विटी की कॉस्ट क्या थी? 2 करोड़ की, तो एक्स्ट्रा एडिशन कितना किया? 3 करोड़। ये होता है EVA, ये होता है EVA। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी, ये क्या होता है? ये होता है NOPAT, ये होता है NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकलता है पता चल जाएगा। और चार्ज ऑन कैपिटल मतलब डेट और इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? अपन निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसको इंटू कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, ये आपका आ जाता है चार्ज ऑन कैपिटल। अब देखो NOPAT कैसे निकालोगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे, ये ध्यान से देख लो। एक तो सबसे सिंपल तरीका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा OPBIT, मतलब PBIT दे रखा होगा, या तो OPBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT बोल दो या OPBIT बोल दो, एक ही बात है। तो OPBIT या PBIT दे रखा होगा, और इसमें से सीधा टैक्स लेस कर दो। PBIT में से आप क्या कर दो? सीधा टैक्स लेस कर दो, सीधा टैक्स लेस कर दो, आपका आ जाएगा NOPAT। क्या आ जाएगा? NOPAT। ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूट जैसे करता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको PBIT दे रखा होगा, PBIT या OPBIT बोल दो, PBIT बोल दो, एक ही बात है, ये दे रखा होगा। इसमें से लेस करेंगे अपन पहले इंटरेस्ट, जो भी ये लॉन्ग टर्म डेट वगैरह का इंटरेस्ट है वो लेस करेंगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT आ जाएगा। PBT में से अपन लेस करेंगे टैक्स, PBT में क्या लेस करेंगे अपन? टैक्स लेस करेंगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT आ जाएगा। PAT में अपन ऐड कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करके, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे नेट ऑफ टैक्स करके। मान लो इंटरेस्ट था आपका 100 रुपये का, ऊपर 100 रुपये आपने लेस कर दिया, टैक्स की रेट मान लो 30% है, 30% टैक्स की रेट है, तो नीचे अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करके ऐड कर देंगे, मतलब 70 रुपये ऐड कर देंगे, ऊपर 100 रुपये इंटरेस्ट लेस करेंगे, नीचे 70 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका NOPAT, ये आ जाएगा NOPAT। अब देखो आप बोलोगे NOPAT का मतलब ये क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी, मतलब डेट और इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको अपन NOPAT क्यों बोलते हैं? देखो NOPAT क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो। NOPAT मैंने निकाला, कैसे निकाला? PAT निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसको मिलेगा?
इस पर अधिकार किसका है बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर का है। अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो उनको भी मिलेगा, प्रेफरेंस होते नहीं उनको भूल जाओ, तो इक्विटी को मिलेगा ये तो। अब बताओ इंटरेस्ट का पैसा किसको मिलेगा? इंटरेस्ट का पैसा बताओ किसको मिलेगा? जो लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी की, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह जो भी हैं, या जिससे कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा है, या जिनको कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उनको मिलेगा इंटरेस्ट। तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पर टैक्स भी तो लगेगा। तो उसको अपन ने क्या कर दिया? नेट ऑफ टैक्स इसलिए कर दिया। तो ये तो इक्विटी के लिए अवेलेबल है, और ये किसके लिए अवेलेबल है? डेट के लिए। तो क्या हो गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी। ये अब ये नेट ऑफ टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए नेट ऑफ टैक्स लेते हैं। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? अपन नोपैड जो लेते हैं, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी लेते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट को नेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन जो कॉस्ट निकालेंगे, डेट और इक्विटी की कॉस्ट, डेट और इक्विटी की कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ भी अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट को नेट करेंगे। अभी देखना अपन क्या करेंगे? नेट करेंगे। तो यहाँ भी आफ्टर टैक्स लेते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे? आफ्टर टैक्स। इसलिए आफ्टर टैक्स लेते हैं, इसलिए इंटरेस्ट हो गया करते हैं अपन नेट ऑफ टैक्स। पीएटी में अपन क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर देते हैं। आपका आ जाता है नोपैड। ये आपका आ जाता है नोपैड। ये आ गया नोपैड। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे वो बता रखा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दे रखे होगी, कभी कभी डेट और इक्विटी का वेट दे रखा होगा 2:1, 1:1, कुछ भी दे रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। ये करना है आपको। वेट ऑफ इक्विटी को इंटू कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, प्लस वेट ऑफ डेट को इक्विटी कर दो कॉस्ट ऑफ डेट से। अब वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? इक्विटी का कितना वेट है आपके बिजनेस में, कैसे निकालोगे? इक्विटी में देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट होती है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी का पार्ट होते हैं। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लेना, डिवाइड कर देना शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो इक्विटी का पार्ट हो गया, और प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जो भी लॉन्ग टर्म डेट है, डिवेंचर है या लॉन्ग टर्म लोन है, उसको ऐड करके लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइड बाई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये आ जाएगा इक्विटी का वेट। अब डेट का वेट कैसे निकालोगे? तो अब डेट का वेट निकालें तो ऊपर क्या ले लो? लॉन्ग टर्म डेट ले लो, नीचे क्या कर लो? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो दोनों का वेट आ जाएगा। इक्विटी का वेट कितना है, डेट का वेट कितना है? 45% इक्विटी, 55% डेट, कुछ भी आ जाएगा, जो भी वेट आएगा वेट आ जाएगा। अब वेट ऑफ इक्विटी को इंटू कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, और वेट ऑफ डेट को इंटू कर दो कॉस्ट ऑफ डेट, के अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे निकालोगे? के होता है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ध्यान देना क्या होता है ये? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे निकलता है? इंटरेस्ट रेट में से 1 माइनस टैक्स कर दो। इंटरेस्ट रेट आपको दे रखिए मान लो 10%, टैक्स रेट 30% है, तो 1 माइनस 0.30, ये आ गया 7%। ये होता है केडी, ये होता है केडी। 1 माइनस इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। अब आपको मान लो क्वेश्चन में लिख के दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेट, डेप्ट या केडी इक्वल्स टू 8%। बताओ क्या करोगे? इसको प्री मानोगे टैक्स या पोस्ट टैक्स मानोगे? जनरली क्या मानते हैं अपन? इसको पोस्ट टैक्स ही मानते हैं। जनरली क्या मानते हैं? इसको पोस्ट टैक्स मानते हैं। अपन को अलग से टैक्स लेस नहीं करना होता। अगर ऐसे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट केडी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पोस्ट टैक्स मानते हैं। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है तो आप चेक कर लेना, चेक जरूर कर लेना। गलती हो जाती है कभी कभी, क्या पता वो प्री टैक्स दे रखा हो। चेक कैसे करोगे? क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा होगा। मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा आपको 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, और आपको लॉन्ग टर्म डेट दे रखी होगी, लॉन्ग टर्म डेट डिबेंचर वगैरह, ये आपको दे रखे हैं मान लो 10 करोड़ के, 10 करोड़ के दे रखे। तो इंटरेस्ट अमाउंट और लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो लॉन्ग टर्म डेट से, इंटरेस्ट डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म डेट, क्या रेट आ गई? 10% आ गई। ये क्या है? प्री है 10%, 10% प्री है। अब इसमें पोस्ट कन्वर्ट कर लो, इस तरह से कर लेना। सबसे बेस्ट तरीका ये है, अज्यूम करने से बेस्ट तरीका ये है, इंटरेस्ट के अमाउंट को लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगी प्री टैक्स रेट, और उसमें से 1 माइनस टैक्स कर दो। वो प्री टैक्स रेट आ जाएगी इंटरेस्ट की, 1 माइनस टैक्स कर दो, कन्वर्ट हो जाएगी पोस्ट टैक्स में अपने आप क्या हो जाएगी? पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे केडी जनरली पोस्ट टैक्स होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है तो, लेकिन मैंने तरीका बता दिया चेक करने के लिए। अब आप क्या करोगे? आपने देखो नोपैड निकाल दिया, WACC निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है आपको। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे आप ओपनिंग, यहाँ कौन सी लेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे? एक तो शेयर कैपिटल, एक रिजर्व्स और एक लॉन्ग टर्म डेट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म। ध्यान देना यहाँ पे खाली लॉन्ग टर्म डेट लेनी है, शॉर्ट टर्म डेट नहीं लेनी। क्या लेनी है? लॉन्ग टर्म डेट। ट्रेड पेपर वगैरह मत ले लेना यहाँ पे, ट्रेड पेपर वगैरह मत ले लेना। क्या लेनी है? लॉन्ग टर्म डेट। और ये भी कौन सी लेनी है? यहाँ ओपनिंग लेनी है। ROI मेथड में तो क्या था, जो भी चीज़ निकालते थे उसी दिन की वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लेनी है? ओपनिंग। ये जो EVA का मेथड बनाया था ये एक रजिस्टर्ड मेथड है, 2% ने बनाया था, स्टर्न स्टेवार्ट वगैरह ने, तो उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है और उन्होंने बोला था कि रिटर्न आने में 1 साल लगता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कौन सी लेंगे यहाँ पे? हमेशा ओपनिंग। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज कर देते हो, जो उन्होंने मेथड बनाया उसमें अगर आप कुछ भी चेंज कर देते हो तो आप उसको EVA नहीं बोल सकते,
तो अपन को उनका मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। तो चाहे एसएफएम हो चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, ईवीए के क्वेश्चन में हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लेंगे अपन? ओपनिंग लेंगे। कौन सी लेंगे? ओपनिंग लेंगे। ऊपर भी एक बात ध्यान रखना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है। वेट दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे तो अपन को ये यहाँ पे भी देखो शेयर कैपिटल रिजर्व्स वगैरह लेने हैं। कौन से लेने हैं? यहाँ पे भी कौन से लेने हैं? ओपनिंग। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, कौन से लेने हैं? ओपनिंग। आपको ईवीए मान लो निकलवा रखा है 31 मार्च 22 का, तो अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड कब की लेनी है? 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 21 की आपको क्या लेनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। 31 मार्च 22 मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 या फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, ऐसा मान लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। तो ओपनिंग लेना, ध्यान देना, इसमें ओपनिंग लेना है। अब ये तो था नॉर्मल ईवीए निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन में आएंगे आपके एडजस्टमेंट आएंगे। तो उन्होंने बताया, उन जिन पर्सन ने ईवीए बनाया था उन्होंने बताया 3 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से अपन देख लेते हैं एक बार। तो 3 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं, देखो कौन कौन से। एक नॉन कैश एक्सपेंस, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और एक डेप्रिसिएशन। 3 तरह के आएंगे, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आएगा भी नहीं। उन्होंने बोला कि ये 3 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, जिन्होंने भी ये फॉर्मूला बनाया था। तो नॉन कैश एक्सपेंस का एक एडजस्टमेंट आ सकता है, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और एक डेप्रिसिएशन का। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आ सकता है? क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट दे सकता है, अदर नॉन कैश आइटम दे सकता है। एक तो यह लिख देगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक लिख देगा अदर नॉन कैश आइटम, बस यही लिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो या तो आपको R&D के खर्चे दे देगा, या ट्रेनिंग के, या मार्केटिंग के, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल में मिलता है। पहले तो अपन क्या करते थे इनको, पहले जो एएस होता था, एएस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में दिखाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं एक ही साल में राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये आपको मिलेंगे R&D, ट्रेनिंग, मार्केटिंग के खर्चे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एक डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और मिलेगा। इकोनॉमिक में क्या होता है? असेट के यूसेज के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल एज पर असेट यूसेज। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो खाली क्वेश्चन में लिख के देगा इकोनॉमिक। तो एक अकाउंटिंग, एक इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें देगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे केस में एडजस्टेड नोपैट निकालना पड़ेगा और एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपको नोपैट में भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब एडजस्टेड नोपैट कैसे निकलता है, ध्यान देना। नॉर्मल नोपैट में अपन क्या करते थे? OPBIT लेते थे, इंटरेस्ट लेस करते, PBT आया, टैक्स लेस किया, PAT आया और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दिया, ये नॉर्मल आ गया। लेकिन एडजस्टेड में क्या करना है अपन को? OPBIT उठाना है। जिस ईयर का आप ईवीए कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो आप ईवीए कैलकुलेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर 21-22 का, या 31 मार्च 22 के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 का आप ईवीए निकाल रहे हो। तो प्रीवियस ईयर 21-22 का आपको क्या करना है? OPBIT निकालना है। जिस ईयर का आप ईवीए कैलकुलेट कर रहे हो, जिस ईयर का कर रहे हो, उसका OPBIT आपको उठाना है। PBIT या OPBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको उठाना है। PBIT उठाया, अब आपको 3 चीज़ें इसमें एड करनी है। कौन कौन सी? एक तो नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस जो भी उस ईयर के P&L में 21-22 का आप ईवीए कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसी के P&L में जो भी आपने नॉन कैश एक्सपेंस डेबिट कर रखे उस ईयर के P&L में, जिस ईयर का आप ईवीए कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर के P&L में जो आपने नॉन कैश एक्सपेंस डेबिट कर रखे हैं, एड कर दो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट कर रखे हैं। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब R&D, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, जितने भी डेबिट कर रखे हैं आप ऐड कर दो। आपको मान लो आपने 5 साल के मार्केटिंग के 50 लाख के खर्चे डेबिट कर रखे हैं, पूरा 50 लाख ऐड कर दो। ऐसा नहीं कि 1 साल का रख लिया कि 1 साल तो करंट ईयर का है और 40 लाख ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना। पूरे के पूरे आप तो ऐड बैक कर दो, पूरे के पूरे कर दो ऐड बैक। तो नॉन कैश एक्सपेंस जितना डेबिट कर रखा है पूरा ऐड बैक कर दो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा ऐड बैक कर दो। सोचना मत कि उसको प्रपोर्शन करो 5 साल 4 साल, कुछ लोग पूछते रहते हैं, कुछ नहीं करना, जितना डेबिट कर रखा है पूरा ऐड कर दो। क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर रखा है बुक्स में, उस अकाउंट्स वाली डेप्रिसिएशन को तो ऐड कर दो, और क्वेश्चन में जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन दे रखा है वो लेस कर देना। अकाउंट्स वाले को ऐड कर दो, इकोनॉमिक दे रखा है तो लेस कर देना, नहीं दे रखा तो अकाउंट्स वाले को इकोनॉमिक मान लेंगे, तो ऐड लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दे रखा है इकोनॉमिक तो अकाउंट्स को तो ऐड कर दो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को 21-22 के इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को आप लेस कर दो। ये एडजस्टमेंट आपने कर दिए। नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर दिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐड कर दिए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया। अब इसमें से आपको क्या करना है? अब देखो इतने सारे काम किए तो उन दोनों बंदों ने बोला कि अब आपका अगर ये सारे काम करोगे तो आपका डेफर्ड टैक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बनेगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, आप ये सब भूल जाओ। आप तो क्या करो, सीधा टैक्स पेड लेस करो। क्या लेस करो? सीधा टैक्स पेड लेस कर दो। सीधा क्या कर दो? टैक्स पेड लेस कर दो। जो भी कंपनी ने 21-22 में टैक्स पे किया, एक्चुअल में जो टैक्स कैश में पे किया, जो भी टैक्स पे किया वो लेस कर दो। बराबर डेफर्ड टैक्स का कुछ करना है क्या? क्वेश्चन में आपको डेफर्ड टैक्स दे रखा है, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो। टैक्स का प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो। टैक्स की रेट दे रखी है 30%, मान लो, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। टैक्स पेड लेस कर दो। टैक्स पेड अगर एडजस्टमेंट दे रखा है तो सीधा टैक्स पेड लेस कर दो, ऐसा उन्होंने बोला। अब एक चीज़ और लेस करनी है आपको, टैक्स ऑन इंटरेस्ट। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है वो लेस करो। आप बोलोगे टैक्स ऑन इंटरेस्ट ये क्या है?
देखो ये ऊपर भी किया था अपन ने, ऊपर जब बिना एडजस्टमेंट वाला केस था ना, इसमें भी किया था। कैसे किया था अपन ने, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट लेस किया था। मान लो आपका इंटरेस्ट था 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ अपन ने इंटरेस्ट लेस कर दिया था। टैक्स की रेट थी मान लो 30%। और नीचे देखो अपन ने क्या किया था, नीचे अपन ने क्या किया था, देखो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दिया था। मतलब 100 1 माइनस 0.30 मतलब कितना आया 70 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया था, 100 का लेस किया था। 100 का इंटरेस्ट लेस किया था 100 और 70 का ऐड कर दिया था। तो नेट क्या किया था अपन ने, नेट 30 का इंटरेस्ट लेस किया। नेट तो यही किया ना अपन ने, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है वो लेस किया, वही तो लेस किया, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है वो लॉन्ग टर्म डेट वालों को देना पड़ेगा, तो उनका प्रॉफिट अवेलेबल कम हो जाएगा, तो नेट क्या किया अपन ने, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है वो लेस किया। नेट ये तो किया अपन ने, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है, तो ये किया अपन ने, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है 30, यहाँ सीधा लेस कर दिया। चाहो तो आप सीधा लेस कर दो, चाहो तो आप क्या कर दो, पहले इंटरेस्ट लेस कर दो और फिर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दो 70, बात एक ही पड़ेगी। कैसे भी कर दो आप, कैसे भी कर दो, पहले इंटरेस्ट लेस कर दो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दो, जैसे ऊपर किया था नॉर्मल वाले में। चाहो तो सीधा लेस कर दो। इंस्टीट्यूट क्या करता है, एडजस्टमेंट वाला केस होता है तो इंस्टीट्यूट सीधा लेस करके दिखा देता है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट सीधा लेस करके दिखाता है। वो ऐसा नहीं करता पहले लेस किया फिर ऐड किया, ऐसे नहीं करता। एडजस्टमेंट वाले में सीधा टैक्स ऑन इंटरेस्ट लेस कर देता है, सीधा लेस कर देता है। ये करते ही आपका आ जाएगा एडजस्टेड नोपेट, एडजस्टेड नोपेट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो निकालनी। आप बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्टमेंट क्यों होंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग लेते हैं। ओपनिंग शेयर कैपिटल प्लस ओपनिंग रिजर्व्स प्लस ओपनिंग लॉन्ग टर्म डेट, ये तो होती है ओपनिंग शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये लेते हैं अपन अगर एडजस्टमेंट नहीं होता। आप बोलोगे एडजस्टमेंट क्यों करने पड़ेंगे, आपको क्या पता लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट दे रखे हो, करंट ईयर के तो दे रखे हैं, लास्ट ईयर के दे रखे हो। अब लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो देखो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या क्या आ रहा है, ओपनिंग शेयर कैपिटल प्लस ओपनिंग रिजर्व्स प्लस ओपनिंग लॉन्ग टर्म डेट। ओपनिंग आ रही है मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग, ओपनिंग क्या हो गई, लास्ट ईयर की क्लोजिंग, लास्ट ईयर की क्लोजिंग हो गई, लास्ट ईयर की क्लोजिंग। अब लास्ट ईयर की क्लोजिंग में देखो क्या क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स लॉन्ग टर्म डेट, देखो रिजर्व्स आ रहे हैं, रिजर्व्स, इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आ रहा होगा, पीएनएल आ रहा होगा, कब का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर की क्लोजिंग ही तो होती है करंट ईयर की ओपनिंग, लास्ट ईयर की क्लोजिंग ही क्या होगी, करंट ईयर की ओपनिंग होगी। ओपनिंग लेंगे तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग होगी वही तो होगी ओपनिंग। तो अब लास्ट ईयर का जो पीएनएल है या लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है या क्लोजिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड है लास्ट ईयर की, उसमें क्या आ रहे होंगे, उसमें भी एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखी है, मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखी है वो ले लो। अगर लास्ट ईयर का कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, लास्ट ईयर का कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ रहा है तो उसको ऐड कर दो, पीएनएल में आ रहा है तो पीएनएल से ऐड कर दो, कैसे भी कर दो, लास्ट ईयर का नॉन कैश एक्सपेंस। लास्ट ईयर का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो लास्ट ईयर के पीएनएल में आ रहा है, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर का, वो ऐड कर दो। कब का है, लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर के करने, करंट ईयर के नहीं करने, ये लास्ट ईयर के, क्योंकि अपन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ठीक कर रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग। क्या पता ये एडजस्टमेंट पहले भी थे, ये जो ऊपर एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना, कौन कौन से, नॉन कैश डेफर्ड रेवेन्यू डेप्रिसिएशन के पहले भी थे, क्या पता पहले भी थे, तो लास्ट ईयर के करने हैं। अब लास्ट ईयर के करने हैं, आप ईवीए निकाल रहे हो मान लो 21-22 का, कब के करने हैं, 20-21 तक, 20-21 तक के जो भी थे वो आपको ऐड करने हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, नॉन कैश, और इसका अलावा अगर लास्ट ईयर का कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है ऐड कर दो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का लेस कर दो। तो कब के करने हैं, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ध्यान देना लास्ट ईयर, करंट ईयर के मत कर देना, लास्ट ईयर के करना है। ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ जाएगी एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये था ईवीए का केस, अच्छे से देख लेना, मैं क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, जो छोटे मोटे डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, लॉ वगैरह में सब में पढ़ रखा है आपने। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है, अमितेश जी अरे 2500 लोग देख रहे हो, कम से कम एक लाइक तो कर दो। लाइक अभी 291 ही है और वॉचिंग चल रहे हैं 2.5 के, कम से कम 2500 लाइक तो कर दो इस पर। ये थे फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल मेजर में इस बार किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, आरओआई का भी आ सकता है, आरआई का भी आ सकता है और ईवीए का भी आ सकता है, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। आरओआई आरआई का तो एक क्वेश्चन शायद उन्होंने एमटीपी में डाला था, एक क्वेश्चन, ईवीए का इस बार डाला नहीं है। अब चलते हैं नॉन फाइनेंशियल मेजर देखते हैं।
नॉन फाइनेंशियल मेजर, सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल मेजर की नीड क्यों पड़ी ये बता रखा है, थियरी बता रखी है, थियरी है पूरी की पूरी। मैं कीवर्ड्स सब बता दूंगा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। काम का क्या है वो भी अपन देख लेंगे। तो अपन ने डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, डिवीजन और कंपनी की, कैसे फाइनेंशियली तो मेजर कर लिया। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को नॉन फाइनेंशियली मेजर नहीं करोगे ना तो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कैसे आ सकती है? देखो नोकिया के साथ हुआ था। नोकिया ने क्या किया था, नोकिया फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और नोकिया ने बस फाइनेंशियली अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो करते गया। लेकिन नोकिया ने कभी भी इनोवेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं करी। नोकिया ने देखा ही नहीं कि इनोवेशन के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, कुछ नहीं करता वो इनोवेशन। नोकिया ने देखा ही नहीं कि कस्टमर को आजकल नया नया चीज़ चाहिए और कस्टमर के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, वो कुछ नहीं करता कस्टमर के लिए। वो ये मेजर नहीं किया, और मेजर नहीं किया तो क्या हुआ, मार्केट से आउट हो गया। मार्केट से क्या हो गया, आउट हो गया। तो नॉन फाइनेंशियली भी कंपनी को क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है। अगर आप खाली फाइनेंशियली परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो आपकी जो नॉन फाइनेंशियली आपने परफॉर्मेंस मेजर नहीं करी, खाली फाइनेंशियली अगर परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाएगी। वो कुछ साल चलेगी, 2 साल, 1 साल, 5 साल, कुछ साल चलेगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, लंबे समय के लिए रखना है, आपको लंबे समय के लिए पैसा कमाना है, मॉनेटरी अमाउंट आपको लंबे समय के लिए कमाना है, तो आपको नॉन फाइनेंशियली भी परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है। परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है कि आप इनोवेशन के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है या बुरी है। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है या बुरी है। एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है बुरी है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है बुरी है। सबके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है। तो खाली फाइनेंशियल करोगे तो आप बर्बाद हो सकते हो। कुछ साल तो प्रॉफिट कमा लोगे लेकिन बाद में जाके बर्बाद हो सकते हो। खाली आप पैसा कमाने में लगे रहे, कस्टमर पे ध्यान ही नहीं दिया, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे, कस्टमर पे ध्यान नहीं दिया तो। अब एक एग्जांपल से समझाया था, वैसे मैंने आपको फिर से समझाना हो तो समझा देता हूँ। जैसे मान लो आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपकी जॉब लगी 10 लाख की, 10 लाख की। आपने जी तोड़ मेहनत करी, भयंकर मेहनत करी, पूरे दिन काम में लगे रहे, आपने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट कर दिया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, गर्लफ्रेंड वगैरह से या फ्रेंड्स वगैरह से सबसे बात करना बंद कर दिया और पूरे दिन काम में लगे रहे। और आपने क्या कर दिया, अगले साल ही अपना पैकेज आपका डबल हो गया, 20 लाख। इतनी तगड़ी मेहनत करी आपने, बस पूरा आप काम में लगे रहे, अगले साल ही आपका पैकेज डबल हो गया, 20 लाख। और आगे भी आप बुरी तरह काम करते रहे, बुरी तरह 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करते रहे और आपका पैकेज हो गया 30 लाख। तीसरे साल में, फर्स्ट ईयर में मान लो 10 लाख था, फिर सेकंड ईयर में 20 हो गया, थर्ड ईयर में 30 लाख हो गया। आप खुश हो रहे हो, फाइनेंशियली आप तगड़ा कमा रहे हो, फाइनेंशियली आपकी परफॉर्मेंस तगड़ी है। एक साल में आपने पैकेज डबल कर लिया, दूसरे साल में 3 गुना कर लिया, तो फाइनेंशियली आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस को नॉन फाइनेंशियली मेजर ही नहीं किया। अब आप पैसे तो कमाते गए, आप सबसे दूर हो गए, घर वालों से, गर्लफ्रेंड से या अपने दोस्तों से, सबसे दूर हो गए। दूसरा, इतना बुरी तरह आपने काम किया, भयंकर आपने 16 घंटे काम किया, तो आपको क्या हुआ, प्रेशर आप झेल नहीं पाए, तो आपको कुछ गंदी आदतें लग गई। पहले आप एकदम अच्छे बच्चे थे, फिर आपको कुछ गंदी आदत लग गई। पहले आपने दारू वगैरह पीना स्टार्ट किया, फिर आपको सुट्टा मारना आपने सीखा, सुट्टा मारने की आदत लग गई, फिर आपने चरस गांजा लेना, जॉइंट वगैरह लेना स्टार्ट किया। ये आपको अलग अलग आदतें वो लग गई। अब क्या हुआ, आपने मेजर ही नहीं किया कि आप पैकेज बढ़ाने के चक्कर में इतना काम में लग गए कि आप बर्बाद हो गए, एक तो बिगड़ गए, एक तो गंदी गंदी आदतें लग गई, इसके अलावा घर वालों से सबसे दूर भी हो गए। तो ये चीज़ आपने मेजर नहीं करी। इससे क्या होगा, फाइनेंशियली आप अभी तो आप ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इस परफॉर्मेंस को, जो आपका पैकेज बढ़ रहा है, इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक दिन आप दुखी हो जाओगे, आपकी गंदी आदतें इतनी ज़्यादा है आपके ऊपर हैवी हो जाएंगी, या आप अपनों से इतने दूर चले जाओगे कि ये पैकेज कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आपको फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है। अगर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल वर्ड भी लिख दोगे ना, ये नीड आई कभी भी थियरी का 1 नंबर का पॉइंट आया, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब आ जाओ, नॉन फाइनेंशियली अगर आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो उसका रोल क्या होता है, उसका स्कोप कितना होता है। उसका स्कोप काफ़ी वास्ट है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे भी मेजर कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अनलिमिटेड पॉइंट है, लेकिन अपने कोर्स में जितने हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो क्या क्या रोल होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, वो बता रखे हैं। 3 चीज़ों में ये आपको मदद करेगा अगर नॉन फाइनेंशियली आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एक प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी में, एक ब्रांड अवेयरनेस में। याद रख लेना, काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन। रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर या तो या स्कोप या रोल, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी में काम करेगा, ब्रांड अवेयरनेस में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करेगा और ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छा कर देगा, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा और ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा देगा। ये 3 काम करेंगे। वैसे तो हजारों पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट 3 पॉइंट दे रखा है मॉड्यूल में, ये याद रखना है आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, ब्रांड अवेयरनेस। आगे आ जाओ,
फाइनेंशियल मेजर और नॉन फाइनेंशियल मेजर के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रखे हैं, क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल मेजर के एडवांटेज बता रखे हैं कि फाइनेंशियल मेजर में आपका फोकस किस पे होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पे। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और फाइनेंशियल मेजर में भी अपन क्या देखते हैं, प्रॉफिट किस में ज़्यादा आ रहा है, या ईवीए किस में ज़्यादा आ रहा है, आरओआई किस में ज़्यादा आ रहा है, आरआई किस में ज़्यादा आ रहा है, ये तो देखते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी ये होता है, प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस करता है क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एक ये इसका एडवांटेज होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसमें अपन रिजल्ट को क्वांटिफाई कर सकते हैं, अमाउंट में निकाल सकते हैं, अमाउंट में फिगर में परसेंटेज में निकाल सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं अपन। आरओआई निकाल सकते हैं, आरआई निकाल सकते हैं, ईवीए निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन मेजर्स को अपन कंपेयर भी कर सकते हैं। 2 डिवीजन की आरओआई निकाल ली, 2 डिवीजन की आरआई निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया, कंपेयर कर लिया। 2 कंपनी की आरओआई निकाल ली, कंपेयर कर लिया, कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको मेजर करने के फ्रेमवर्क बने हुए पहले से। आरओआई का फॉर्मूला बना हुआ है, आरआई का फॉर्मूला बना हुआ है, ईवीए का फॉर्मूला बना हुआ है, प्रॉफिट निकालने के लिए एएस इंडेक्स है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इनके फ्रेमवर्क पहले से बने हुए। ये सब प्रॉफिट, ये क्या हो गया, सब एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप खाली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करते हो, इसमें हम शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, कैसे कैसे प्रॉफिट जनरेट करें, बस शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। दूसरा, ये इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको अपन मैनिपुलेट किया जा सकते हैं, बुक्स में एंट्री पास करके इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इनमें गड़बड़ी होने के चांस होते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल मेजर के एडवांटेज क्या है, ये क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस करते हैं, मतलब क्वालिटी का भी ये सोचते हैं, क्वालिटी का भी सोचते हैं कि एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा इसमें अपन लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अब इनका डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इनको करने के लिए, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको भयंकर इन्फॉर्मेशन चाहिए। कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है बताओ, पता कैसे चलेगा, आपको भयंकर फीडबैक लेने पड़ेंगे, रिसर्च करवानी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग फिर आपको पता पड़ेगा कि कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, इनको अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, अमाउंट में नहीं निकाल सकते। बताओ अमाउंट में कैसे निकालोगे, कस्टमर ने बताया, कुछ ने बताया अच्छी है, कुछ ने बुरी है, तो क्वांटिफाई कैसे करोगे, क्वांटिफाई नहीं कर सकते इनको। इसके अलावा इनको मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इनका कोई फॉर्मेट नहीं है, फिक्स फॉर्मेट मेजर करने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, किस फॉर्मेट में मेजर कर दिया, ये फॉर्मूला है कि फॉर्मूले में डाल दी, वैल्यू आ गया, कि 5 कस्टमर खुश, वैल्यू आ गए, ऐसा नहीं है इसमें। तो मेजर करने में डिफिकल्टी आती है। ये इनके डिसएडवांटेज हो गए। एक बार रीड कर लेना, छोड़ देना, बस इतना ही है काम का। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं नॉन फाइनेंशियल मेजर। अब देख रहे हैं अपन बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड का लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। हो सकता है इंस्टीट्यूट फिर से इसको रिपीट कर दे, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, तो रिपीट भी हो सकता है। वैसे इसका क्वेश्चन इन्होंने आरटीपी में भी डाला था, तो थोड़े कम चांस है, लेकिन रिपीट भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नहीं आएगा, हो सकता है रिपीट, तो देखना एक बार, आपको इसको देखना जरूर है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या करेंगे अपन, अब अपन देख रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मेजर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करना। 5 मेथड होते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको 5 मेथड कौन कौन से होते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इन 5 को अपन एक बार देखेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड में अपन क्या करते हैं, 4 कैटेगरी में परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। एक तो फाइनेंशियल, एक कस्टमर, एक इंटरनल बिजनेस, एक लर्निंग एंड ग्रोथ। एक तो फाइनेंशियल वाला पॉइंट हो गया और 3 हो गए नॉन फाइनेंशियल वाले पॉइंट। मैंने आपको बोला था जो भी नॉन फाइनेंशियल मेजर है सब में क्या एक फाइनेंशियल का पॉइंट है, सब में एक फाइनेंशियल का पॉइंट है। तो एक तो फाइनेंशियल, शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी है बेकार है। दूसरा, कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं कि कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है या बेकार है। तीसरा, इंटरनल मेजर्स, कंपनी की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो एफिशिएंट या इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है। एक लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ में अपन करते हैं इनोवेशन और एम्प्लॉइज़ को कवर, थोड़ा बहुत एम्प्लॉइज़ को कवर करते हैं। और मेनली क्या होता है इसमें, इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसी है और एक एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब लोगों के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। और एक बनता है बैलेंस स्कोर कार्ड, 4 डायमेंशन में, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल वाला पॉइंट फाइनेंशियल है, बाकी 3 क्या है, नॉन फाइनेंशियल है। अब कैसे करते हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, थियरी पूछे तो इस आपको पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपको शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है। कैसे मेजर करोगे, आप देखोगे, क्या देखोगे, मेजर्स क्या क्या होंगे, क्या देखोगे, सेल बढ़ी या कम हुई, आरओआई बढ़ा या कम हुआ, ईवी बढ़ा या कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुए या बढ़ गए। अगर आपकी सेल बढ़ गई, आरओआई बढ़ गई, ईवी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर ये कम हो गई तो परफॉर्मेंस बेकार है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपके कम हो गए तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बढ़ गए, प्रॉफिट कम आएगा, परफॉर्मेंस बेकार है।
आप लोग सारी चीज़ चेक करेंगे क्या? सारी चीज़ चेक नहीं करेंगे। कंपनी जो भी बेस फॉलो करती है, कंपनी मान लो आरओआई वाला मेजर फॉलो करती है तो आरओआई चेक कर लेते हैं। कंपनी मान लो प्रॉफिट वाला मेजर फॉलो करती है तो प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। कंपनी मान लो रेवेन्यू वाला मेजर फॉलो करती है तो रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। ये कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी क्या फॉलो करती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। तो जो भी चीज़ कंपनी फॉलो करती है उस अकॉर्डिंग उसको मेजर कर लेते हैं। कंपनी रेवेन्यू वाला मेजर फॉलो करती है तो रेवेन्यू बढ़ गया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। कंपनी क्या बेस फॉलो करती है, कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है, वो देखते हैं और उसके बाद ये मेजर कर लेते हैं। कस्टमर में क्या देखेंगे, कस्टमर पर्सपेक्टिव में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे मेजर करेंगे। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया तो अच्छी है, कम हुआ तो बेकार है। कस्टमर की लॉयल्टी आपके प्रति बढ़ गई तो अच्छी है, नहीं तो बेकार है। रिपीट बायर, आपसे कोई बायर आया वो बार बार खरीद रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। फर्स्ट टाइम बायर अगर आपकी इंक्रीज हो गई तो परफॉर्मेंस अच्छी है, कम हो गई तो परफॉर्मेंस बेकार है। रिटर्न परसेंटेज, कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लेके गया और आपको लौटा दिया वापस, आपको ज़्यादा लौटा रहा है वो वापस, तो उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो परफॉर्मेंस बेकार है। कम लौटा रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। कंप्लेंट्स कम आ रही है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही है कस्टमर की, परफॉर्मेंस बेकार है। एक रिकॉल होता है, रिकॉल मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया था, मान लो आपने एक मोबाइल बेच दिया था कस्टमर्स को, अब बाद में आपको पता चला इस मोबाइल की बैटरी खराब है, कभी भी फट सकता है, तो आपने उन मोबाइल्स को कस्टमर से वापस मंगवा लिया और उन कस्टमर को रिफंड कर दिया या दूसरा मोबाइल दे दिया। ये होता है रिकॉल। रिकॉल से क्या होता है, आपकी बदनामी होती है। तो रिकॉल जितने कम है परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। तो ये चीज़ें देखते हैं कंपनी ने जो भी बेस सेट कर रखा है। मान लो कंपनी क्या चेक करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करती है, तो ये रेंट पे क्या देखेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा या कम हुआ। कंपनी क्या चेक करती है, कंप्लेंट्स देख के डिसाइड करती है, तो कंप्लेंट बढ़ी या कम हुई देख लेते हैं। अगला इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, कंपनी की जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी एक्टिविटीज़ अफिशिएंट और क्वालिटी वाली है या नहीं है। अफिशिएंट और क्वालिटी वाली है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अफिशिएंट और क्वालिटी वाली नहीं है तो परफॉर्मेंस बेकार है। अब इससे एक फ़ायदा और होगा, अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़ को अफिशिएंट और क्वालिटी वाला बना दोगे तो क्या होगा। देखो, अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को अफिशिएंट बना दोगे, आप मार्केटिंग की एक्टिविटी करते हो, इनबाउंड लॉजिस्टिक करते हो, उनको आप अफिशिएंट बना दोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अच्छी हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी आ जाएगी। दूसरा, अगर आप उन एक्टिविटीज़ को क्वालिटी वाला बना दोगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा। कस्टमर खुश हो गया तो कस्टमर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। तो जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है ना, ऊपर के जो दो पर्सपेक्टिव हैं, इनके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंट बना दोगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अचीव। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को क्वालिटी वाला बना दोगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव अचीव। दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब ये मेजर कैसे करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, परफॉर्मेंस अच्छी है, कम हुई तो बेकार है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, एक चीज़ निकलती है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी अगर आपकी बढ़ गई तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। डिफेक्ट्स कम हुए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ज़्यादा हो गए तो बेकार है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट टाइम, कोई प्रोडक्ट कस्टमर आपके पास लेके आया और आप उसको रिप्लेस करके दे रहे हो आप, तो अगर कम टाइम में दे रहे हो तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ज़्यादा टाइम दे रहे हो आप तो परफॉर्मेंस बेकार है। सपोर्ट सेंटर अगर आपके एडिक्वेट नंबर में है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। इस अकॉर्डिंग आप इसको मेजर कर लोगे। अगला लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, इसको लर्निंग एंड ग्रोथ भी बोलते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इनोवेशन और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसी है वो अपन देखते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं, आपने नए प्रोडक्ट कितने बना के बेचे, नए प्रोडक्ट कितने बनाए। अगर नए प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए तो आपने इनोवेशन किया, परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं बनाए तो बेकार है। जैसे नोकिया ने कुछ बनाया नहीं, नोकिया बस एक अपना एक डब्बा बनाता गया, तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी बेकार, बिल्कुल बेकार थी। इसके अलावा R&D में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, R&D में ज़्यादा कर रखा है मतलब कुछ नया कर रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। ट्रेनिंग और वर्कर्स को आप जो ट्रेनिंग देते हो, ज़्यादा देते हो तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। एम्प्लॉय टर्नओवर, ये क्या होता है, कितने एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा होता है तो मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे बिग फोर जो फर्म होती है, CA फर्म, इनमें एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर है तो परफॉर्मेंस बेकार है, कम एम्प्लॉय टर्नओवर है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इससे मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो आप EY एक बिग फोर ऑडिट फर्म, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो बैलेंस स्कोर कार्ड से, कैसे करोगे, आराम से कर सकते हो। देखो EY का जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छा कमा रही है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं उसके, काफ़ी अच्छे ROI है, काफ़ी अच्छे EV है, तो फाइनेंशियली उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है, अच्छी परफॉर्मेंस है। कस्टमर भी उसके सेटिस्फाई है, कस्टमर तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है क्लाइंट कैसे होते हैं, उनको कुछ दिमाग तो होता नहीं है, तो उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, कैसे भी ऑडिट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्लाइंट भी खुश हैं, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस क्या है, बढ़िया है। इंटरनल एक्टिविटीज, देखो इन बिग फोर कंपनीज की आपको पता है, बिग फोर CA फर्म या कोई भी CA फर्म है, चाहे मीडियो करे कैसे भी CA फर्म है, इन सब की क्या होती है, एक्टिविटीज तो एकदम एफिशिएंट होती है। कितनी एफिशिएंट होती है, आर्टिकल्स को कितने देती है, मजदूरी देती है 1000-2000 रुपये की। बिग फोर फिर भी ज़्यादा देती है, 8000, 10,000, 15,000।
ज़्यादा देती है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल एफिशिएंट होती है। ये आपसे भयंकर कुत्तों की तरह काम करवाती है, आपको पता है, चाहे वो मीडियोकर फर्म है चाहे बिग फोर फर्म है, कैसी भी है, कुत्तों की तरह काम करवाती है अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह से। तो इंटरनल एक्टिविटीज़ इनकी बिल्कुल क्या है, एफिशिएंट है, इस अकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस क्या है इनकी, अच्छी है। अगला, और ये कुछ खर्चे भी नहीं करती, आपको पता है कितने सोच सोच के खर्चे करते हैं ये जो भी सी एफ होते हैं, कैसे सोच सोच के खर्चे करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इनकी क्या होती है, बिल्कुल बेस्ट होती है। अगर आपको रात को रोकते हैं तो छोटा मोटा आपको कुछ खाने पीने का ला के देते हैं, वो भी सस्ता सस्ता ला के देते होंगे आपको। तो ये इंटरनल एक्टिविटीज़ इनकी क्या एकदम एफिशिएंट है, तो वो भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगला, लर्निंग एंड ग्रोथ और इनोवेशन वगैरह परस्पेक्टिव जो है, तो इनोवेशन भी ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो परफॉर्मेंस ठीक है इनकी, लेकिन एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस बेकार है। इनमें जो भी काम करता है EY या KPMG या कोई भी CA फर्म है, सब के सब एम्प्लॉय दुखी रहते हैं जनरली। मैंने ये देखा है, मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह काम करते हैं या मेरे कोई सीनियर्स वगैरह हैं, सब काम करते हैं तो दुखी रहते हैं वो, क्योंकि वो उनको बोला तो जाता है सैटरडे संडे को ऑफ मिलेगा, लेकिन कोई ऑफ तो मिलता नहीं है उनको, ना सैटरडे को मिलता, सैटरडे को तो कभी नहीं मिलता, संडे को भी कभी कभार साल में एक आध बार मिल जाए तो बात अलग है। तो वो बिल्कुल दुखी रहते हैं, और उनसे सुबह 9 बजे उनको बैठना पड़ता है, और रात को उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता उनका, 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है, तो एम्प्लॉय वहाँ के दुखी हैं। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, वहाँ छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। आपने भी देखे होंगे, कुछ 6 महीने काम करते हैं वहाँ, कुछ 1 साल काम करते हैं, कुछ 2 साल काम करते हैं, छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं, काफ़ी कम टिकते हैं वहाँ पे। तो परफॉर्मेंस बेकार है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस बेकार है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, आपको देखो ये मेजर मैंने बताया था ना, मेजर्स चारों में बता दिए, यहाँ भी लिखे हैं मैंने सेम मेजर। ये मेजर आपको मिक्स करके देगा क्वेश्चन में, आपको बताना है फाइनेंशियल का कौन सा है, कस्टमर का कौन सा है, इंटरनल बिजनेस का कौन सा, लर्निंग एंड ग्रोथ का कौन सा। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक इसकी केस स्टडी आएगी, तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना, ऊपर से नीचे तक पूरा कॉपी पेस्ट करना है। एक लाइन भी कम कर दी ना आपके मार्क्स करते जाएंगे, पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक लाइन भी कम करते गए आप तो ये सोचना मार्क्स कटेंगे यहाँ पे। STMP अब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट बन चुका है, थियरी वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, लाइन टू लाइन कीवर्ड्स पूरे मैच करता है, तो पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा आपको। जितना आप छोटा करोगे, जितना आप कम लिखोगे नोट्स में से, उतने आपके मार्क्स कटेंगे। हाँ, कुछ जगह आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन नोट्स अगर आप पूरे लिख दोगे तो सबसे बढ़िया तरीका है कि पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इन सब पर्सपेक्टिव में क्या होता है, देखो कोई भी जो मेजर है, नॉन फाइनेंशियल मेजर, इसमें अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी बोलते हैं। घबरा मत जाना CSF क्या हो गया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब कंपनी ने स्टार्टिंग में क्या बेस लिया, ये क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया, वो होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कंपनी एक ऑब्जेक्टिव भी सेट कर सकती है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है। इसके अलावा उस ऑब्जेक्टिव को अपन लास्ट में, ये एंड पे मेजर करते हैं। अब मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब कैसे मेजर करते हैं, मेजर अपन ने ऑलरेडी देख लिया। जैसे एक कंपनी है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसको ROI बढ़ानी है या उसको सेल्स बढ़ानी है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव सेट हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब मेजर कैसे करोगे, ROI चेक करके। ROI वाला ऑब्जेक्टिव सेट किया तो ROI बढ़ी या कम हुई, सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सेट किया तो सेल्स बढ़ी या कम हुई, प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव सेट किया तो प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। बस इतना सा करना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसका बस देखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था और ईयर एंड पे वो ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है नहीं हो रहा। जो टारगेट कंपनी ने सेट किया था, कंपनी ने टारगेट सेट किया था ROI होनी चाहिए 8%, कंपनी की आ गई 7%, परफॉर्मेंस बेकार है। कंपनी ने टारगेट सेट किया था 8%, कंपनी की ROI आ गई 10%, परफॉर्मेंस अच्छी है। बस इतना सा करना पड़ता है, एक लाइन लिखनी पड़ती है, थियरी लिख के लाइन लिखनी पड़ती है, केस स्टडी आ जाती है। तो इस तरह से इनको लिंक करना पड़ता है बस। तो ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी सेट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये खाली इंस्टीट्यूट ने जो ऑब्जेक्टिव ले रखे हैं ना, मैं जितने भी क्वेश्चन में सारे लिख दिए मैंने यहाँ। तो अगर आप इनको रीड कर लोगे, इनके बारे तो कुछ आएगा भी नहीं, पॉइंट। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करिए, फाइनेंशियल में ROI बढ़ानी, EV बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनना है, मार्केट शेयर हाईएस्ट करना है। कैसे चेक करोगे, रेवेन्यू निकाल के, ROI निकाल के, EV निकाल के, प्रॉफिट निकाल के, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल के, जो भी टारगेट सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे। रेवेन्यू का किया है तो रेवेन्यू मेजर करेंगे, ROI का किया तो ROI मेजर करेंगे, जो भी है वो मेजर कर लेंगे। कस्टमर में ऑब्जेक्टिव क्या सेट करोगे, कस्टमर की नंबर 1 चॉइस बनना है, रॉयल्टी बढ़ानी है, सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है, और वही सेम मेजर तो अपन ने ऑलरेडी देख लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। रिपीट बाय बढ़ गए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। सेम टू सेम वही चीज़ है। इंटरनल बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, आपको अपनी ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम करना है, TQM TPM को इंप्लीमेंट करना है, आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव करना है। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। कैसे मेजर होंगे, सेम टू सेम मेजर अपने देख लिए। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकाल के, प्रोडक्टिविटी निकाल के, ये सब निकाल के आप मेजर कर सकते हो। इनको एक बार बस रीड करना है, आपको एक बार रीड करना है। लर्निंग एंड ग्रोथ में आप ऑब्जेक्टिव क्या सेट करोगे, टेक्नोलॉजी अप टू डेट कर दो, न्यू प्रोडक्ट आप बढ़ा दोगे, एजुकेट ट्रेनिंग वगैरह कर दोगे, ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे। और मेजर क्या करोगे, मेजर आपने ऑलरेडी देख लिए, कितना आपने R&D में इन्वेस्ट कर रखा है, नए प्रोडक्ट कितने बनाए, वो सब देख के आप मेजर कर दोगे। ये सारे पॉइंट मेरे लिखे हुए नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट के लिखे हुए हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट करे हुए हैं, कुछ भी मेरा लिखा हुआ अलग से नहीं है इसमें, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। अब अगला मेजर देखेंगे अपन,
ट्रिपल बॉटम लाइन, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन में अपन देखो, एक तो प्रॉफिट तो मेजर करेंगे, प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। मतलब वहाँ वो प्रचार करते थे फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग ग्रोथ, यहाँ तीन होंगे, प्रॉफिट, सोसाइटी, एनवायरमेंट। प्रॉफिट, सोसाइटी, एनवायरमेंट। सोसाइटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है और एक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, ये भी यहाँ अपन मेजर करेंगे। अब कैसे मेजर करेंगे वो अपन देख लेंगे। उससे पहले देखो ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या होता है, एक टीबीएल रिपोर्ट बनती है, टीबीएल रिपोर्ट बनती है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्ट। अगर आप ये फॉलो करते हैं मेजर, एक आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते हो, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मतलब आप बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हो, और एक टीबीएल रिपोर्ट बनाते हो। इन दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब बैलेंस शीट पीएनएल जो बनाते हो आप और टीबीएल रिपोर्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्ट, इनमें फ़र्क क्या है वो बता रखा है। देखो बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हो, इसमें आप क्या करते हो, खाली प्रॉफिट निकालने में फोकस करते हो। और बैलेंस शीट पीएनएल किसके काम आता है, ओनली शेयर होल्डर के काम आता है। किसके काम आता है, शेयर होल्डर के काम आता है। खाली प्रॉफिट निकालते हो, शेयर होल्डर के काम आता है वो, सही बात है। दूसरा, बैलेंस शीट पीएनएल में कभी भी आपने देखा है क्या कि आपने ये बताया हो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, ये लिखा है कि आपने उसमें सोसाइटी को आपने किस तरह से दुखी किया या सोसाइटी वालों को खुश करने के लिए क्या किया, एनवायरमेंट को आपने किस तरह से गंदा किया या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, ये लिखा है क्या उसमें, कभी बैलेंस शीट में होता ही नहीं है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट होता है बड़ी बड़ी कंपनी से CSR का, वो अलग बात है, बाकी कुछ भी नहीं होता, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो बैलेंस शीट पीएनएल में सोसाइटी और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं आती। इसके अलावा बैलेंस शीट पीएनएल में क्या है, अपन जिस करेंसी या जिस कंपनी की या क्या बोलते हैं जिस कंट्री की कंपनी है, जैसे मान लो एक कंपनी है टाटा इंडिया में है, तो इंडियन रुपीस में उसकी बैलेंस शीट पीएनएल बन जाएगी। जिस कंट्री की वो कंपनी है उस कंट्री की जो भी करेंसी है उसमें बैलेंस शीट बनती है। मान लो एक कंपनी है सैम लिमिटेड US की, तो US डॉलर में बैलेंस शीट बना देंगे, यही बात होती है। इसके अलावा बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके बनते हैं, AS को फॉलो करके बन जाते हैं। ये तो था ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट पीएनएल बनता है। अभी टीबीएल रिपोर्ट जो बनती है इसमें क्या होता है, इसमें देखो अपन क्या करते हैं, टीबीएल रिपोर्ट बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनती है, उसमें अपन प्रॉफिट तो दिखाते ही हैं, मतलब प्रॉफिट को यहाँ अपन बोलते हैं इकोनॉमिक, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है तो दिखाते ही हैं। 2 पॉइंट और कवर करते हैं, एनवायरमेंट और सोशल। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है, क्या बताते हैं उसमें, आपने एनवायरमेंट को किस किस तरह से गंदा किया, सारे पॉइंट लिख देते हैं उसमें कि इस तरह से गंदा किया, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो काम किए वो भी लिख देते हैं, गंदा किया वो भी लिख देते हैं और जो काम किए वो भी लिख देते हैं। ऐसे ही सोसाइटी वालों को आपने किस तरह से दुखी किया, जो भी दुखी किया सारे पॉइंट लिख देते हैं, और सोसाइटी वालों को खुश करने के लिए क्या किया वो सब भी लिख देते हैं, वो सब भी लिख देते हैं। ये होती है टीबीएल रिपोर्ट। अब टीबीएल के अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो क्या होगा, कंपनी के जो भी डिविजन्स है वो सोशली रेस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना सीख जाएंगे। वो खाली प्रॉफिट भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी परफॉर्मेंस मेजर करनी है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी। तो उनको बोनस तभी मिलेगा जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो ही बोनस मिलेगा। तो वो सोशली रेस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना सीख जाएंगे, एनवायरमेंट को गंदा करना छोड़ देंगे और सोसाइटी वालों को दुखी करना छोड़ देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, टीबीएल रिपोर्ट बनाने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी मेजरमेंट नहीं है। ये नॉर्मल रिपोर्ट बनती है, इसमें बस पॉइंट लिखे जाते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड या मेजरमेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं। अब टीबीएल रिपोर्ट में मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं, एक एनवायरमेंट वाला पॉइंट होता है, एक सोशल मतलब सोसाइटी वाला पॉइंट होता है, एक इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट वाला पॉइंट होता है। इन तीनों को अपन बोलते हैं प्लेनेट पीपल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक बोल दो या तो, या प्लेनेट पीपल प्रॉफिट बोल दो। इसका इस बार क्वेश्चन आ सकता है ट्रिपल बॉटम लाइन का, ध्यान से देख लेना, काफ़ी अटेम्प्ट हो गए इसका आए हुए क्वेश्चन। तो एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक बोल दो या तो, या प्लेनेट पीपल प्रॉफिट बोल दो। एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक बोल दो या तो, या प्लेनेट पीपल प्रॉफिट बोल दो। ये 3 डायमेंशन में टीबीएल रिपोर्ट बनती है। अब मैंने बताया 3 पूरी रिपोर्ट होती है, उसमें क्या होता है, एक एनवायरमेंट का पॉइंट होता है जिसको अपन प्लेनेट भी बोलते हैं, एक सोशल पॉइंट होता है जिसको अपन पीपल भी बोलते हैं, और एक इकोनॉमिक वाला पॉइंट होता है जिसको अपन प्रॉफिट भी बोलते हैं। उसमें अपन सारे पॉइंट लिख देते हैं, एनवायरमेंट को जो गंदा किया उसकी रिगार्डिंग भी, प्रोटेक्ट करने के लिए जो किया वो भी, ऐसे सोशल सोसाइटी को जो दुखी किया उसके रिगार्डिंग भी, खुश करने के लिए जो किया वो भी, और इकोनॉमिक में प्रॉफिट की रिगार्डिंग जो आपने किया वो लिख देते हैं। अब एनवायरमेंटल में देखो क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, ये आपको सिर्फ एक बार रीड करने हैं, ये थियरी का क्वेश्चन नहीं आता जनरली। इसमें क्या होगा, आपके सारे पॉइंट जो पॉइंट लिखे हुए हैं देखो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ ये सब मिक्स करके दे देगा। आपको बताना है ये एनवायरमेंट में आएगा, पीपल में आएगा या प्रॉफिट में आएगा, एनवायरमेंट में आएगा, पीपल में आएगा, प्रॉफिट में आएगा, मतलब एनवायरमेंट में आएगा, सोशल में आएगा, इकोनॉमिक में आएगा, ये आपको बताना पड़ता है। ये आपको बताना पड़ता है कौन सी हेडिंग में जाएगा। टीबीएल रिपोर्ट बनेगी तो उसमें कौन सी हेडिंग में जाएगा। देखो एनवायरमेंट में कौन कौन से आएंगे, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट ट्रीटमेंट, सोलर सिस्टम, एनर्जी कंजम्पशन, इसके अलावा पेपर कार्ट्रेज फ्यूल का कंजम्पशन। पेपर कार्ट्रेज फ्यूल का कंजम्पशन अगर आप ज़्यादा करते हो तो क्या होता है, इससे एनवायरमेंट के जो रिसोर्स है उनको नुकसान पहुंचता है, तो परफॉर्मेंस बेकार है। ऐसे ही प्लास्टिक यूसेज ज़्यादा करते हो, एनवायरमेंट में क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है, परफॉर्मेंस क्या है, बेकार है। तो ये पॉइंट आएंगे, बस आपको तो आइडेंटिफाई करना है कौन से में जाएगा, एनवायरमेंट में, सोशल में या इकोनॉमिक में। आपको परफॉर्मेंस मेजर नहीं करनी, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट ट्रीटमेंट, सोलर सिस्टम, एनर्जी कंजम्पशन, पेपर कार्ट्रेज फ्यूल का कंजम्पशन, प्लास्टिक यूसेज, ये सब याद रख लेना अच्छे से, एक बार रीड कर लेना।
अब सोशल में क्या क्या आएंगे, देखो सोशल में अपन सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, साथ में इस ट्रिपल बॉटम लाइन में इस सोशल के अंदर ही एम्प्लॉयज़ भी कवर्ड है और कस्टमर भी कवर्ड है। बैलेंस स्कोर कार्ड में तो एम्प्लॉयज़ को लर्निंग एंड ग्रोथ में कवर कर दिया था और कस्टमर के लिए अलग से पॉइंट था कस्टमर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सोसाइटी वाले पॉइंट में ही इन्होंने कवर कर दिया एम्प्लॉयज़ को भी कस्टमर को भी, एम्प्लॉयज़ को भी कवर कर दिया, मतलब एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी है वो भी इसने कवर कर दिया, उनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग और कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है सारे किस में आ जाएंगे, सोशल में आ जाएंगे। अब कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे देख लो, सारे पॉइंट दे रखे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी की सर्विस दी तो कस्टमर की कोडिंग परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है नहीं तो बेकार है, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस आ जाएगा। चाइल्ड लेबर आ जाएगा, चैरिटी आ जाएगा, चैरिटी फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप सोसाइटी वालों को चैरिटी देते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो, खुश हो जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी है। अब उनको परफॉर्मेंस मेजर नहीं करनी, मैं तो खाली पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बस, या तो एक बार रीड कर लेना, आपको पॉइंट ऐसे रखने भी नहीं है, रीड कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ताकि वहाँ तुरंत क्लिक हो जाए ये कौन से कैटेगरी में आएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस आ जाएगा, चाइल्ड लेबर आ जाएगा, चैरिटी आ जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट आ जाएगा, मैंने बताया था एम्प्लॉय के पॉइंट भी आ जाते हैं, कस्टमर वाले पॉइंट भी आ जाते हैं, एम्प्लॉय वाले पॉइंट भी आ जाते हैं। हेल्थ सेफ्टी एंड केयर आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ सेफ्टी केयर, कस्टमर की हेल्थ सेफ्टी केयर आ जाएगा। वर्क प्लेस एनवायरमेंट, आपका जो वर्क प्लेस ऑफिस का एनवायरमेंट है, ऑफिस का एनवायरमेंट कैसा है, ये ऊपर वाला एनवायरमेंट नहीं है, ये आपका बाहर वाला एनवायरमेंट नहीं है, ऑफिस का एनवायरमेंट की बात हो रही है, वर्क प्लेस एनवायरमेंट आ जाएगा। प्रोडक्ट सेफ्टी आ जाएगी, लिटिगेशंस आ जाएंगे, एथिकल बिहेवियर आ जाएगा, ये सारे पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉफिट, फाइनेंशियली कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो फाइनेंशियली एक तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक चीज़ हो रहा था यहाँ पर इकोनॉमिक में, टैक्स कंप्लाइंस, आपने टैक्स का ठीक से कंप्लाइंस किया नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, टैक्स का ठीक से कंप्लाइंस किया तो गवर्नमेंट आपसे खुश है, आपने टैक्स की चोरी करी तो गवर्नमेंट आपसे दुखी है, तो वो पॉइंट भी इसमें यहाँ डाल दिया, गवर्नमेंट वाला पॉइंट इसमें डाल दिया। तो देखो बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 पॉइंट थे, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। टीबीएल में 3 पॉइंट है, कौन कौन से, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, जो अपन मेजर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिए दोनों के कैसे आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड देखते हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड, देखो परफॉर्मेंस पिरामिड में 2 चीज़ें बता रखी हैं, एक तो परफॉर्मेंस मेजर करने में काम आता है ये मेजर भी, परफॉर्मेंस मेजर देख रहे हैं अपन। एक चीज़ और होता है, एक चीज़ में और काम आता है, हर कंपनी का एक होता है कॉर्पोरेट विजन, हर कंपनी का कॉर्पोरेट विजन होता है, उस विजन को कैसे अचीव किया जाए उसमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस पिरामिड। जैसे किसी का विजन होता है उस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनना है, उस कंपनी को हाईएस्ट मार्केट शेयर करना है, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, सबका अपना अपना विजन होता है, तो उस विजन को कैसे अचीव किया जाए उसमें भी काम आता है। कैसे काम आता है, कैसे इसमें परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, सब चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले ये बोलता है कि अगर आपको कंपनी को अपना कॉर्पोरेट विजन अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस करना पड़ेगा। इंटरनल एफिशिएंसी मतलब कंपनी को अपने साइकिल टाइम और वेस्ट को कम करना पड़ेगा। साइकिल टाइम मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो भी टाइम लगता है, कस्टमर के ऑर्डर को आने से लेकर के कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने तक जो भी टाइम लगता है उसको कम करना पड़ेगा, और वेस्ट, कंपनी जो भी वेस्ट जनरेट करती है उसको कम करना पड़ेगा। इन दोनों को कंपनी कम करती है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अपने आप। साइकिल टाइम कम कर देती है और वेस्ट कम कर देती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक तरीके से क्या हुआ, कॉस्ट कम हो जाएगी। साइकिल टाइम कम कर देगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे, वेस्ट कम कर देगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कंपनी की कॉस्ट कम हुई, कंपनी को क्या मिल जाएगा, फाइनेंशियल सक्सेस। कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिल गया, कंपनी का एक काम तो हो गया। अब ये बोलता है कि अगर आपने इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस किया, आपके बिजनेस में अपने आप क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस आ जाएगी, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने। क्या आएगी, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस आ जाएगी, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मतलब आपकी क्वालिटी और डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी, वैसे करनी पड़ेगी लेकिन ये अपने आप हो जाएगी, ऐसे बोलता है। क्यों हो जाएगी, देखो साइकिल टाइम आप कम कर दोगे, कस्टमर का ऑर्डर आने से लेकर के कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने तक उस टाइम को आप कम कर दोगे तो डिलीवरी आप फास्ट कर दोगे, डिलीवरी फास्ट दे दोगे तो डिलीवरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, आप वेस्ट कम करोगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, वेस्ट कम करोगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, तो क्वालिटी और डिलीवरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपने इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस किया तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस अपने आप आ जाएगी, आपकी क्वालिटी और डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी और डिलीवरी इंप्रूव हो गई तो कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही कस्टमर खुश हो गया आप मार्केट को कैप्चर कर लोगे, मार्केट सक्सेसफुल मिल जाएगा, कस्टमर आपकी वाहवाही करेगा मार्केट में, मार्केट सक्सेसफुल मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मार्केट और फाइनेंशियल दोनों सक्सेस मिल गई, आप अपना विजन, अपना गोल अचीव कर लोगे, आप अपना गोल अचीव कर लोगे। ये बोलता है गोल अचीव करने का तरीका, बताता है कौन, परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड। अब आप बोलोगे अपन को तो परफॉर्मेंस मेजर करनी है, क्या मेजर करेंगे इसमें, तो देखो बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 पॉइंट मेजर करते हैं, तो पॉइंट तो एकदम दिमाग में बिठा लेना। और ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पॉइंट, इकोनॉमिक, सोशल और अपना एनवायरमेंटल। यहाँ 4 पॉइंट कौन कौन से, ध्यान से देखो, ये देखो
क्वालिटी डिलीवरी साइकिल टाइम वेस्ट, क्या बताया मैंने, क्वालिटी डिलीवरी साइकिल टाइम वेस्ट, क्वालिटी डिलीवरी साइकिल टाइम वेस्ट, ये 4 चीज़ें मेजर करेंगे। अगर आपने साइकिल टाइम और वेस्ट को कम कर दिया, क्वालिटी डिलीवरी को इंप्रूव कर दिया, परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। क्या बोला, साइकिल टाइम वेस्ट को कम कर दिया, क्वालिटी डिलीवरी को इंप्रूव कर दिया, परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। ये 4 चीज़ें मेजर करेंगे, ये 4 वर्ड याद रख लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। ये था परफॉर्मेंस पिरामिड जो मैंने आपको बताया, पूरा बता दिया। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस प्रिज्म देखते हैं। परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या बोलता है, देखो अपन ने देखा था बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड में देखो अपन ने देखा था वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, वो शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग था, एक कस्टमर पर्सपेक्टिव कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस स्कोर कार्ड मेनली शेयर होल्डर और कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करता था। वैसे भी मेन ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके शेयर होल्डर जिनसे आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिल रहा है, कंपनी की बात करें तो, एक कस्टमर, ये आपके लिए मेन होते हैं। लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड देखो एम्प्लॉयज़ को भी कवर करता था थोड़ा बहुत, इनोवेशन को थोड़ा बहुत कवर करता था, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बहुत कवर करता था, ज़्यादा कवर नहीं करता था, ट्रेनिंग वगैरह के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कवर करता था। तो एक मेजर आया परफॉर्मेंस प्रिज्म। इसमें अपन क्या करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग, जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, जो भी कंपनी चलाने में योगदान देते हैं, जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, सभी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। अब बोलोगे स्टेक होल्डर कौन कौन, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी करेंगे, शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग भी करेंगे, डिबेंचर होल्डर के अकॉर्डिंग भी करेंगे, सप्लायर के अकॉर्डिंग भी करेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी करेंगे, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग भी करेंगे, मतलब सबको कवर कर लेंगे यहाँ पे, सबके अकॉर्डिंग कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे यहाँ पे। ये होता है परफॉर्मेंस प्रिज्म। अब इसके 5 फेसेट होते हैं, ये 5 फेसेट का नाम अच्छे से याद रख लेना क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा प्रोसेस, चौथा कैपेबिलिटी और 5वां स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन। कौन कौन, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा प्रोसेस, चौथा कैपेबिलिटी और 5वां स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले इस मेजर में क्या करना पड़ता है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में कौन कौन स्टेक होल्डर है और उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं भी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो स्टेक होल्डर जनरली देखो कौन कौन होते हैं, एक तो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब शेयर होल्डर, एक कस्टमर, एक सप्लायर, एक एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये होते हैं। और भी हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो गए, और भी कोई हो सकता है, लेकिन जनरली ये होते हैं। इन्होंने यही दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, मैंने यही लिख दिया। तो इस मेजर में क्या करेंगे अपन, इन सभी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, सभी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अच्छी ROI, कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कम प्राइस पे, ये तो चाहिए। सप्लायर को क्या चाहिए कि आप उससे जो भी माल खरीदो उसकी ठीक प्राइस उसको दो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदो, ये चाहिए सप्लायर को। एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर हो। अगर आप उसको बोलते हो 5 दिन काम करना पड़ेगा, 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन उसको छुट्टी चाहिए। आप उसको बोलते हो 10 से 6 बजे का टाइम है, तो 10 से 6 ही वो काम करना चाहेगा, 6 से बाद काम नहीं करना चाहेगा। ये एम्प्लॉय को चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और सोसाइटी वालों को क्या चाहिए कि रोजगार के साधन जनरेट हो, उनको डोनेशन वगैरह मिलता जाए, ये सोसाइटी वालों को चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, कौन कौन स्टेक होल्डर है, तो मैंने आइडेंटिफाई करके यहाँ लिख दिया। यही आपको लिखने पड़ेंगे अगर मार्क्स चाहिए तो। और इनकी नीड्स क्या है, नीड्स मैंने लिख दी। नीड्स आप सोच सोच के लिखोगे तो भी यही आएगी, नीड्स, यही है नीड्स। अब आपको इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब आपको देखना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या फॉलो करना है, पहले R&D करनी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक करना है, ऑपरेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसेस पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी औकात है क्या उस प्रोसेस को फॉलो करने की, आपकी कैपेबिलिटी है क्या, कैपेबिलिटी है क्या इस प्रोसेस को फॉलो करने की, आपके पास इतने फंड्स हैं, इतने रिसोर्स हैं कि आप ये प्रोसेस फॉलो कर सको, ये चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में आप स्टेक होल्डर से क्या चाहोगे, आप देखो उनके नीड्स को पूरा करने के लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी क्या बनाई, मान लो आप अभी मोबाइल बिजनेस में नहीं हो, आपने स्ट्रेटजी बनाई, आप एक मेक इन इंडिया का मोबाइल बनाओगे, मेक इन इंडिया में का एक मोबाइल लॉन्च करोगे जो कम प्राइस पे लॉन्च करोगे। आपने स्ट्रेटजी बनाई, क्यों बनाई, ताकि आप इन सब की नीड्स को पूरा कर सको, इन सब की नीड्स को पूरा कर सको। तो आप भी इनसे बदले में कुछ चाहोगे। बदले में क्या चाहोगे, इन्वेस्टर से चाहोगे कि वो पैसा लगाए, कंपनी में पैसा लगाए, आपको इन्वेस्टमेंट करे, तभी तो आप कुछ कर सकते हो। दूसरा, कस्टमर से क्या चाहोगे कि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे मेक इन इंडिया वाला, वो कस्टमर आपसे खरीदे, एक बार टेस्ट करके देखे, एक बार खरीद के देखे। सप्लायर से क्या चाहोगे कि सप्लायर से आप जो भी इनपुट परचेज करोगे मोबाइल बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का हो। एम्प्लॉय से क्या चाहोगे कि वो अच्छे से काम करे, अच्छे से काम करे, मेहनत लगा के काम करे, तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक कर दोगे आप। गवर्नमेंट से क्या चाहोगे कि वो कंप्लायंस को, टैक्स कंप्लायंस को सिंपल कर दे। और सोसाइटी वालों से क्या चाहोगे कि वो कोऑर्डिनेट करे, क्या चाहोगे कि वो कोऑर्डिनेट करे, वो दुखी करना बंद कर दे, ये चाहोगे। अब आप बोलोगे इसमें मेजर क्या करें, जो थ्योरी होगी फालतू थ्योरी, अपन क्या करेंगे, इन 5 या 6 शेयर होल्डर जो भी हैं, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। इनकी नीड्स सेटिस्फाई हो पाई या नहीं हो पाई, ये अपन मेजर कर लेंगे। हो पाई तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। ये होता है परफॉर्मेंस प्रिज्म। अब देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इसके इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, अच्छे से देख लेना। वैसे इन्होंने इसका एक क्वेश्चन MTP में डाल दिया था, लेकिन फिर भी अपन को अच्छे से देखना है।
बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो दिया था, किसने बनाया था? फिट्जगेराल्ड एंड मून। फिट्जगेराल्ड एंड मून ने बनाया था। और ये क्या करता है? सर्विस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के काम आता है। सर्विस इंडस्ट्री, ये इंडिया में काम नहीं आता, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह का मेजर है, ऑस्ट्रेलिया का मेजर है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ ये यूज़ होता है। इंडिया में तो फालतू मेजर है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। सर्विस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। किसी की सर्विस मतलब स्कूल की हो गई, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, सीए फर्म हो गई या लीगल फर्म हो गई, कोई भी हो गया, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है उसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो स्कूल का क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉलेज का आ सकता है, सीए फर्म का आ सकता है, लीगल फर्म का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, इसका केस स्टडी बन के। अब आपको उसमें थियरी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करनी है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे, कितने मार्क्स मिलेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हो, 20 मार्क्स की थियरी आती है, 12 से 13 नंबर होते हैं आपके थियरी कॉपी पेस्ट करने के, 5-6 नंबर होते हैं डिस्कशन के, और 1 नंबर होता है कंक्लूजन का। सब मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन अपन एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो, इस मॉडल में 3 पॉइंट है, एक है स्टैंडर्ड, एक रिवॉर्ड्स, एक डायमेंशन। याद होंगे आपको, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड, डायमेंशन, SRD, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड, डायमेंशन। अब क्या होता है इस मॉडल में, क्या करते हैं अपन, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? देखो, इस मॉडल में अपन सबसे पहले ईयर स्टार्टिंग में, ईयर की स्टार्टिंग में समझ लो एक बार इसको, अपन टारगेट सेट करते हैं। इन्हीं टारगेट को क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड। ईयर की स्टार्टिंग में अपन कोई टारगेट सेट करते हैं। अब आप बोलोगे टारगेट किसके लिए सेट करते हैं यहाँ पे? बताओ, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स वगैरह तो होते नहीं है, सर्विस देता है, सामने वाला सर्विस देता है, जो भी सर्विस इंडस्ट्री है वो सर्विस देती है। तो बताओ, सर्विस वहाँ कौन देता है? ओनर देता है क्या सर्विस? कुछ केस में ओनर देता होगा, अलग बात है, लेकिन जो स्कूल होती है, बताओ स्कूल में पढ़ाता कौन है? टीचर्स पढ़ाते हैं। स्कूल का जो, मान लो स्कूल का जो मालिक है वो थोड़ी पढ़ाता है, हो सकता है वो टीचर हो, वो अलग बात है, लेकिन टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में। ऐसे CA फर्म में बताओ काम कौन करता है? मेहनत कौन करता है? मजदूरी कौन करता है? बताओ CA फर्म में आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल या जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ लगे हुए वो काम करते हैं। पार्टनर तो क्या करता है? साइन करता है बस। पार्टनर तो यही काम करता है, साइन करता है। आप सारे मजदूरी करते हो, सारे काम आप करते हो, वाउचिंग, वेरिफिकेशन सब, पार्टनर तो लास्ट में साइन कर देता है। मेहनत कौन करता है? CA फर्म में आर्टिकल करते हैं। कॉलेज स्कूल में पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाते हैं। हॉस्पिटल है, मान लो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें सर्विस कौन देता है? डॉक्टर देते हैं। मेहनत कौन करते हैं? बेचारे डॉक्टर देते हैं। तो टारगेट बताओ किसके लिए सेट करोगे? जो भी सर्विस परफॉर्म कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़। एक तरीके से एम्प्लॉयज़ हो गए सब किसकी बात करी मैंने? एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की बात करी। एम्प्लॉयज़ के लिए अपन यहाँ टारगेट सेट करते हैं। किसके लिए टारगेट सेट करते हैं? एम्प्लॉयज़। अब टारगेट सेट करते वक्त अपन क्या कर देते हैं? एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बना देते हैं, ताकि ये एम्प्लॉयज़ इस टारगेट को अचीव करने में लग जाए। इस टारगेट को अचीव करने में लग जाए तो अपन एक रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड मतलब अवार्ड देने का सिस्टम भी बना देते हैं। कब कर देते हैं? स्टार्टिंग में। ये 2 काम तो अपने स्टार्टिंग में हो जाते हैं। ध्यान देना, कब हो जाते हैं? स्टार्टिंग में हो जाते हैं दोनों काम। तो काम खत्म। अब ईयर एंड पे आपके आते हैं रिजल्ट्स। स्कूल का रिजल्ट आएगा, कॉलेज का आएगा, CA फर्म का आएगा, फाइनेंशियल भी आएगा, नॉन फाइनेंशियल भी आएगा। उसको अपन मेजर करेंगे। अब मेजर कैसे करेंगे? 2 केस में, एक डिटर्मिनेंट्स, एक रिजल्ट। और ये क्या है? ये है मेजर। डिटर्मिनेंट्स तो है नॉन फाइनेंशियल, और रिजल्ट्स जो हैं ये है फाइनेंशियल। ये है फाइनेंशियल। मैंने बोला था हर मेजर में फाइनेंशियल पॉइंट तो होगा। बैलेंस प्रोग्राम में पहला पर्सपेक्टिव था फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ट्रिपल बॉटम लाइन में एक इकोनॉमिक वाला पॉइंट था। ऊपर अपन ने देखा कौन सा? परफॉर्मेंस पिरामिड। इसमें भी देखो, ये साइकिल टाइम वेस्ट को कम करना क्या है? फाइनेंशियल पॉइंट है। फाइनेंशियल पॉइंट है। क्वालिटी डिलीवरी तो नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन ये दोनों क्या है? फाइनेंशियल। परफॉर्मेंस रिस्क में तो सभी स्टेक होल्डर को कवर कर लेते हैं, सभी को कवर कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल वाले भी हो गए, नॉन फाइनेंशियल वाले भी हो गए, सब हो गए। अब इसमें देखो, 4 नॉन फाइनेंशियल, 2 फाइनेंशियल, 6 पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट है। बैलेंस स्कोर कार्ड में कितने थे? 4। याद रखो कितने? 4। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पिरामिड में 4। परफॉर्मेंस रिस्क में जितने स्टेक होल्डर है उतने, मान लो 6 हैं तो 6, 8 है तो 8, 10 है तो 10, और यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है। 4 नॉन फाइनेंशियल, 2 फाइनेंशियल, 4 नॉन फाइनेंशियल, 2 फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल कौन कौन से? क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये ध्यान रख लेना, इनको एसजीटी याद रखना आपको। क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक वर्ड भी चेंज कर दिया, पूरे नंबर चले जाएंगे आपके रिजल्ट्स में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपीटिटिव परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपीटिटिव परफॉर्मेंस, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। 4 तो नॉन फाइनेंशियल मेजर करेंगे और 2 फाइनेंशियल मेजर करेंगे, और इस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अपन मेजर करेंगे। स्टार्ट में क्या करेंगे? ईयर में टारगेट सेट करेंगे, और तभी अपन एक रिवॉर्ड सिस्टम बना देंगे ताकि एम्प्लॉइज उस टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी हो जाए। और ईयर एंड पे क्या करेंगे? अपन नॉन फाइनेंशियल मेजर करेंगे 4 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट पे फाइनेंशियली। नॉन फाइनेंशियल कौन कौन से? क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। और फाइनेंशियली कौन कौन से? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपीटिटिव परफॉर्मेंस। अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे ईयर स्टार्टिंग में, टारगेट सेट करते हो तो आपको 3 बातों को ध्यान देना पड़ता है।
इक्विटी अचीवेबल ओनरशिप, टारगेट सेट करते वक्त किस बातों को ध्यान रखना आपको, इक्विटी अचीवेबल ओनरशिप, ये वर्ड भी आपको एज इट इज लिखने हैं। इक्विटी को आपने इक्वल लिख दिया, गलत हो जाएगा। अचीवेबल को आपने अचीव लिख दिया, गलत हो जाएगा। सेम टू सेम लिखना है, इक्विटी अचीवेबल ओनरशिप, जितनी बार हो सके रिवाइज करना है, इक्विटी अचीवेबल ओनरशिप। 3 बातों को ध्यान रखना है टारगेट सेट करते वक्त, इक्विटी अचीवेबल ओनरशिप। अब क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए, इक्वली चैलेंजिंग। मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, एग्जांपल देखना हो तो आप डिटेल वीडियो देख लेना, उसमें मैंने स्कूल का एग्जांपल देकर समझाया था आपको। इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। दूसरा, वो जो टारगेट आप सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा में टारगेट सेट कर दिया, हवा में टारगेट सेट नहीं करना, अचीवेबल होना चाहिए। तीसरा, ओनरशिप, जिस बंदे को जो टारगेट दिया है आपने, जिस एम्प्लॉय को जो टारगेट दिया है, उस काम की जिम्मेदारी भी उसी को दे दो, उस काम की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसी को दे दो, पूरी जिम्मेदारी उसी को दे दो, ये है ओनरशिप। अब दूसरा, रिवॉर्ड मैंने बताया था आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना है ताकि एम्प्लॉयज़ टारगेट को अचीव करने में लगे रहें, क्योंकि यहाँ काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ करेंगे। आप टारगेट खुद के लिए तो सेट कर नहीं रहे, एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हो, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कैसे रखें, तो उनको रिवॉर्ड चाहिए होगा, उनको रिवॉर्ड चाहिए होगा, उनको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए होगी या बोनस वगैरह चाहिए होगा, तो रिवॉर्ड सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। अब रिवॉर्ड सिस्टम बनाते वक्त भी 3 बातें ध्यान रखनी है, मोटिवेशन, क्लैरिटी, कंट्रोलेबिलिटी। आपको रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा बनाना है जिसको सुनते ही एम्प्लॉयज़ क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज़ को कुछ फर्क ही ना पड़े, ऐसा सिस्टम बनाना है जिसको सुनते ही एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएं और काम में लग जाए, बुरी तरह मेहनत करने में लग जाए, ऐसा आपको रिवॉर्ड सिस्टम बनाना है। पहला मोटिवेशन। दूसरा, क्लैरिटी, आपको रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में एम्प्लॉयज़ को पहले ही बताना है। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद सरप्राइज दे रहे हो, तब तक तो काम कर चुके होंगे और काम हवा में किया होगा उन्होंने। पहले ही उनको क्या करना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप अगर ईयर एंड पे ये टारगेट अचीव करते हो, अगर स्कूल में आपने रिवॉर्ड दिया कि आप स्कूल का रिजल्ट 80% लाते हो या इतना लाते हो, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। पहले ही उनको बताना है, तभी वो काम करेंगे, बाद में नहीं बताना, सरप्राइज नहीं देना, पहले ही बताना है। तीसरा, कंट्रोलेबिलिटी। अब ईयर एंड पे आपके रिजल्ट आएंगे तो उनको जब रिवॉर्ड दोगे तो रिवॉर्ड उसी चीज़ के लिए दोगे जिस पे उनका कंट्रोल था। कुछ अनकंट्रोलेबल हो गया, उसके लिए ना तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ना ही उसके लिए पेनल्टी लगेगी। कुछ अनकंट्रोलेबल चीज़ हो गई, कुछ अनकंट्रोलेबल चीज़ हो गई जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, तो ना तो उसके लिए रिवॉर्ड दोगे, ना ही पेनल्टी लगाओगे। ये बात ध्यान रखनी है रिवॉर्ड सिस्टम सेट करते वक्त। ये हो गई रिवॉर्ड, ये हो गए स्टैंडर्ड। अब ईयर एंड पे रिजल्ट आएंगे। अब रिजल्ट आएंगे एक 4 तो नॉन फाइनेंशियल, कौन कौन से, डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, और 2 फाइनेंशियल। अब नॉन फाइनेंशियल देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आएंगे, कैसे मेजर करोगे। क्वालिटी, आप क्वालिटी वाली सर्विस दे पाए या नहीं दे पाए, आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को क्वालिटी वाली सर्विस दे पाए या नहीं दे पाए, इससे पता चलेगा क्वालिटी। अब लोग चेक कैसे करेंगे, मैं एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। स्कूल में आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे, बच्चे कितने पास किए स्कूल में, अगर ज़्यादा बच्चे पास किए तो क्वालिटी वाली सर्विस दी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। कम बच्चे पास किए, क्वालिटी वाली सर्विस नहीं दी, परफॉर्मेंस बेकार है। आप ये थोड़ी देखोगे ज्ञान कितना दिया। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वालिटी कैसे चेक करेगा, कितने बच्चे पास हुए, उसी बेस क्या होगी, चेकिंग होगी। ये थोड़ी होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा ज्ञान दे दिया लेकिन बच्चा फेल हो गया, क्या काम का, ज़्यादा ज्ञान दे दिया बच्चा फेल हो गया, क्या काम का, तो कुछ काम का नहीं है वो। तो क्वालिटी कैसे चेक करोगे, ज़्यादा ज्ञान से चेक नहीं करोगे, आप क्वालिटी वाली सर्विस दे पाए या नहीं दे पाए। तो कैसे चेक करोगे, पास परसेंटेज। स्कूल के केस में, कोचिंग के केस में क्या देखोगे, पास परसेंटेज, क्योंकि बच्चे कितने पास हुए। तो बच्चे ज़्यादा पास हुए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। क्वालिटी का तरीका चेक करने का ये हो गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या चेक करोगे, पास परसेंटेज। दूसरा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपकी जो रिसोर्स है उनका आप एफिशिएंट यूज़ कर पाए या नहीं कर पाए। कंपनी जैसे स्कूल ने मान लो टीचर्स लगा रखे हैं, तो एक टीचर 40 बंदों को पढ़ा सकता है, 40 बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन वो 30 बच्चों को पढ़ा रहा है खाली, तो आप एफिशिएंट यूज़ नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस बेकार है। एक टीचर 40 को पढ़ा सकता है लेकिन वो 50 को पढ़ा रहा है, आप एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, परफॉर्मेंस बढ़िया है। तीसरा, इनोवेशन, आप कुछ अपने सर्विस में कुछ नया कर पाए या नहीं कर पाए, कुछ नया ट्राई कर पाए या नहीं कर पाए। कैसे चेक करोगे, स्कूल मान लो कोई नया कोर्स लॉन्च कर देती है, सोशल साइंस का, भागवत गीता का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, या कुछ भी नया कोर्स लॉन्च कर देती है मॉडल साइंस का, तो मतलब उसने कुछ इनोवेशन किया है, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। अगला, फ्लेक्सिबिलिटी, आप बदलती सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाए या नहीं संभाल पाए। जैसे मान लो कोरोना वायरस आ गया, अब स्कूल बंद हो गई, अब बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो तो स्कूल ने क्या कर दिया, बच्चों को ऑनलाइन कोर्स दे दिया, तो बदलती सिचुएशन में स्कूल ने अपने आप को संभाल लिया, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ऑनलाइन कोर्स नहीं देती, परफॉर्मेंस बेकार है। इस तरह से मेजर करते हैं स्कूल, कॉलेज वगैरह का। जनरली यही क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए, एग्जाम्पल में मेजर देखना चाहो तो देख लेना, सेम टू सेम मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। ये 4 चीज़ चेक करोगे, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वालिटी वाली सर्विस दे पाए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ठीक से कर पाए, इनोवेशन कुछ कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी ला पाए अपने बिजनेस में, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेकार है। ये नॉन फाइनेंशियल। अब ये मेजर एक चीज़ और बोलता है, अगर आप ये 4 पॉइंट कर लोगे ना, ये 4 पॉइंट कर लोगे, मतलब आप नॉन फाइनेंशियली अगर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी कर लोगे तो फाइनेंशियली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा।
अच्छा ही आएगा, ऐसा बोलता है। नॉन फाइनेंशियली अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी कर दोगे, अगर आप क्वालिटी वाली सर्विस दोगे, रिसोर्स का ठीक से यूज़ करोगे तो क्या होगा, क्वालिटी वाली सर्विस दोगे, बाकी सारे ज़्यादा बच्चे आपके क्लास में या आपके स्कूल में या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, अपने आप ही लेंगे। रिसोर्स का ठीक से यूज़ करोगे, आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो क्या होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट आपका अपने आप ही क्या होगा, अच्छा है। इनोवेशन करोगे, आपका नाम होगा तो बच्चे एडमिशन लेंगे। आप बदलते सिचुएशन में अपने आप को संभाल लोगे तो भी आपका नाम होगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, गुड पब्लिसिटी होगी, तो बच्चे एडमिशन लेंगे। तो ये बोलता है ये मेजर कि अगर आप नॉन फाइनेंशियली अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो आपका फाइनेंशियली रिजल्ट अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। सर्विस सेक्टर में अगर आप नॉन फाइनेंशियली अच्छा करते हो तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बोलता है, ये मेजर ऐसा बोलता है। अब रिजल्ट क्या आएगा, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक कंपेटिटिव, दो आएगी यहाँ पे। एक तो अमाउंट में आएगा, अमाउंट में कैसे निकालोगे, वही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसके क्वेश्चन भी रखे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें नेट प्रॉफिट निकाल भी रखा है स्कूल्स का, दो स्कूल का कंपेयर करके नेट प्रॉफिट निकाल रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल के आप चेक कर लोगे। एक कंपिटिटिव परफॉर्मेंस, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप कंपिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज ले पाए या नहीं ले पाए, कंपिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज ले पाए नहीं ले पाए, इसके लिए दो चीज़ निकालनी पड़ती है आपको। कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो चैप्टर 1 में दे रखा है, समझ में आ जाएगा क्या है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाए, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कर पाए कि जो आपको बाकियों से अलग बना दे। तो अगर आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है तो आपने कॉस्ट कम कर दी, चलो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी बढ़ रही है तो आपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज किया, ऐसा किया जिससे आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग हो गया और अब आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। इस तरह से चेक कर लेते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ और निकलती है, इंक्वायरी रेशियो। ये क्या होता है, कभी भी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एक निकलता है इंक्वायरी रेशियो। क्या चेक करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मतलब कंपिटिटिव परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करना है, पर देखो नॉन फाइनेंशियल चेक कर लिए 4 पॉइंट, फाइनेंशियल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपिटिटिव परफॉर्मेंस। कंपिटिटिव परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक निकलता है इंक्वायरी रेशियो। इंक्वायरी रेशियो कैसे निकलता है, मान लो आपके पास आपकी स्कूल है, मान लो उसमें बच्चों के कॉल आए एडमिशन की इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी कॉल आए बच्चों के पेरेंट्स के आए कॉल आए, मान लो 10,000 कॉल आए बच्चों के पेरेंट्स के, और उसमें से जो एडमिशन लिया असल में बच्चों ने, कॉल तो 10,000 ने किया पूछने के लिए, लेकिन एडमिशन लिया 8,000 ने, तो इंक्वायरी रेशियो कैसे आएगा, इंक्वायरी कन्वर्टेड इनटू कस्टमर ऑर्डर, कि जो इंक्वायरी आई थी उसमें से ऑर्डर में कितने कन्वर्ट हुई, तो 8,000 ने एडमिशन लिया, 10,000 कॉल आए थे, तो 80% कन्वर्ट हो गई। ये होता है इंक्वायरी रेशियो, ऐसे निकलता है, और इससे पता चल जाता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जितना ज़्यादा इंक्वायरी रेशियो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अब इसमें एक चीज़ और है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जैसे पूछता है, मैं बता दूं आपको जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है तो वो बेंचमार्किंग यूज़ कर लेता है। बेंचमार्किंग मतलब 2 स्कूल का डाटा दे दिया, 2 कॉलेज का दे दिया, एक स्कूल 1 दे दी, एक स्कूल 2 दे दी, या कॉलेज 1 कॉलेज 2 दे दी, डिटेल दे देता है। अपन को क्या करना पड़ता है, नॉन फाइनेंशियल तो आप लिख ही लोगे, चेक कर लोगे। नॉन फाइनेंशियल कैसे चेक करोगे, 4 पॉइंट्स की बेसिस, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी लिखनी है। फाइनेंशियली चेक करोगे तो क्या करना पड़ता है उनको, दोनों स्कूल का या दोनों कॉलेज का, दोनों यूनिवर्सिटी का, दोनों हॉस्पिटल का क्या निकालना पड़ता है आपको, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एक तो अगर नेट प्रॉफिट वाला केस है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछा है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल के बताना पड़ता है, जिसका ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फाइनेंशियली। और एक ये निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं अपन, इंक्वायरी रेशियो, एक निकाल देते हैं अपन इंक्वायरी रेशियो, एक क्या निकाल देते हैं, इंक्वायरी रेशियो, दोनों का, और देख लेते हैं किसी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी है या बेकार है। बस ये मैंने आपको बता दिया कैसा क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग की सब चीज़ें आपके मॉड्यूल से हटा दी है इंस्टीट्यूट ने, बस बेंचमार्किंग में खाली डेफिनेशन दे रखा है। बेंचमार्किंग क्या है, आपने परफॉर्मेंस मेजर कर ली, परफॉर्मेंस मेजर कर ली, अब आपको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी करना है। मेजर करने से कुछ नहीं होगा, मेजर कर ली तो आप इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसी दूसरे से। तो आप 2 तरह से कंपेयर कर सकते हो, या तो इंटरनली कंपेयर कर सकते हो, मतलब कंपनी ने डिवीजन ए डिवीजन बी की परफॉर्मेंस को मेजर कर ली, तो डिवीजन ए और डिवीजन बी की परफॉर्मेंस को कंपनी कंपेयर करती है, तो क्या है वो बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग। या आप एक्सटर्नल कंपेयर कर सकते हो, कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस कंपनी बी से कंपेयर कर ली, कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस कंपनी सी से कंपेयर कर ली, तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग क्या होती है, आपने परफॉर्मेंस मेजर कर ली, अब आप उसको क्या करते हो, किसी दूसरे से कंपेयर करते हो जो बेस्ट है, किसी दूसरे से कंपेयर करते हो जो बेस्ट है, और कंपेयर करने के बाद आप एक नया टारगेट सेट करते हो। खाली कंपेयर करना बेंचमार्किंग नहीं होती, कंपेयर करने के बाद आप नया टारगेट सेट करते हो और अपनी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस इंप्रूव करते हो, ये होती है बेंचमार्किंग, ये होती है बेंचमार्किंग। जैसे मान लो आप, जैसे क्या हुआ, एक सीए स्टूडेंट सीए में फेल हो गया, सीए फाइनल में, तो उसने सबसे पहले रैंकर को कॉल लगाया, रैंक 1 को कॉल लगाया या बाकी रैंकर्स को कॉल लगाया, तो उनसे गाइडेंस ले लिया और परफॉर्मेंस कंपेयर कर लिया, पता बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग नहीं है, कंपेयर करना बेंचमार्किंग नहीं है। गाइडेंस ली उसने कि ये पढ़नी है, रैंकर ने बोला कि तेरे को स्टडीमेट पढ़ना है, तेरे को ये क्वेश्चन करने हैं, गाइडेंस ले ली, उसको इसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, ये होती है बेंचमार्किंग। जो भी आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ये होती है बेंचमार्किंग। ये थी बेंचमार्किंग, काम खत्म। आगे आ जाओ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का
जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ। तो वो लगभग 3 या 4 बार इसका क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है इस बार दे दे फिर से। वैसे तो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, उससे पहले अटेम्प्ट में आया था 10 मार्क्स का, तो वैसे कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ क्या टॉपिक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो, एक होते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं, जैसे एक अनाथ आश्रम हो गया, या ओल्ड एज होम हो गया, अनाथ आश्रम ओल्ड एज होम हो गया, या गवर्नमेंट स्कूल हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, या गवर्नमेंट की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी होती है, जेएनयू वगैरह, ये सब क्या है, एनपीओ है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को शिक्षा देने का, और गवर्नमेंट कॉलेज क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मरीजों का या पेशेंट्स का इलाज करने का। वो पैसे कमाने के लिए नहीं बनते, उनकी फीस भी काफ़ी कम होती है, आपको पता है। तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस क्यों मेजर करनी है, क्यों मेजर करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, उनके सोशल और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब परफॉर्मेंस क्यों मेजर करनी पड़ेगी? उन गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेज को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जेएनयू को, या बोला मैंने ओल्ड एज होम या अनाथ आश्रम, इनको क्या मिलता है, दान मिलता है। इनको दान देते डोनर्स या कंट्रीब्यूटर, इनको दान देते हैं। वो दान का पैसा इन्होंने ठीक से यूज़ किया या नहीं किया, वो दान का पैसा जो मिला इनको, गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेज को, इनको गवर्नमेंट से दान मिलता है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो वो दान का जो पैसा मिला, इन्होंने ठीक से यूज़ किया या नहीं किया, एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ किया या नहीं किया, ये अपन को चेक करना पड़ता है। एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ किया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसे ही पैसा हवा में उड़ाया, अय्याशी में पैसा उड़ाया तो परफॉर्मेंस बेकार है। अब एनपीओ की अगर आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, या एनपीओ की परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो नॉन फाइनेंशियल मेजर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बता रखा है। सीधा थियरी लिखनी है, 4 पॉइंट। एनपीओ की परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो इसमें आप बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई कैसे नहीं कर सकते? मान लो एक स्कूल है, स्कूल को क्या बेनिफिट है? स्कूल को जैसे बेनिफिट होगा कि बच्चे पास हो, स्कूल का ऑब्जेक्टिव ये है सभी बच्चे पास हो, सभी बच्चे अच्छी शिक्षा चले, गवर्नमेंट स्कूल का, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा। तो उसमें आप बेनिफिट क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट रहा, या सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ले, सभी बच्चे आगे जाके देश का नाम रोशन करें, तो वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में होते हैं। एक बार आपको दान मिल जाता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए दे दिए एक्सरे मशीन लगाने के लिए। अब उस एक्सरे मशीन से जो बेनिफिट मिलेगा लंबे समय के लिए मिलेगा, तो बेनिफिट लंबे समय में मिलता है। तीसरा, जो पैसा आया और जो पैसा दान में आया और जो पैसा दान में लगाया गया, वो ठीक से यूज़ हुआ नहीं हुआ, उसको मेजर करने में भी दिक्कत आती है। और लास्ट है एनपीओ, क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी बच्चे पास हो, एक तो ऑब्जेक्टिव ये होता है। एक सभी बच्चे अच्छी शिक्षा लें, एक ऑब्जेक्टिव होता है गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे ही होगा जैसे एक हॉस्पिटल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी पेशेंट का इलाज हो, सभी पेशेंट का जो इलाज है अच्छे से हो। दूसरा, जो मोर्टेलिटी रेट होती है, मतलब डेथ रेट, वो कम से कम रहे। और तीसरा, जो गरीब पेशेंट है उनका फ्री में इलाज हो, ये होगा ऑब्जेक्टिव। तो इनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है वो पता नहीं चल पाता। ये सब दिक्कतें आती है। एक तो बेनिफिट क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होते हैं, मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है, और एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके, तो कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है ये फाइंड करने में दिक्कत आती है। अब परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, 2 तरीके दे रखे हैं। एक तो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, एक अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। पहले वैल्यू फॉर मनी में इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, 3 पॉइंट देखोगे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी में क्या देखोगे आप, इकोनॉमी में आप देखोगे कि आपने जो रिसोर्स लगा रखे हैं वो कम कॉस्ट में लगा रखे हैं और बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे, कम कॉस्ट में लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे। मतलब जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल है मान लो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लो आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक, उसने एक डॉक्टर लगा रखा है, रिसोर्स है डॉक्टर, तो मतलब हॉस्पिटल का रिसोर्स होगा एक तरीके से, डॉक्टर लगा रखा है। उस डॉक्टर को वो देता है 5 लाख रुपये पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ। अब ये डॉक्टर अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ इसको मिलते 6 लाख पर मंथ, और गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल में कितने में लगा रखा है, 5 लाख, मतलब कम कॉस्ट में लगा रखा है। सेम क्वालिटी का डॉक्टर अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाता है इसको 6 लाख मिलते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कितने में लगा रखा है, 5 लाख में, कम कॉस्ट में लगा रखा है। मतलब इकोनॉमी की कोई परफॉर्मेंस कहती है, बढ़िया है। अब ये 5 लाख का हॉस्पिटल मान लो, बाहर इसको मिलते मान लो, इस हॉस्पिटल को, इस डॉक्टर को 3 लाख, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कितने में लगा रखा है, 5 लाख में लगा रखा है। सेम क्वालिटी का अगर डॉक्टर कहीं और काम करता तो 3 लाख ही मिलते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कितने दे रहे हैं उसको, 5 लाख दे रखे हैं। मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, बेकार है, परफॉर्मेंस कैसी है, बेकार। इस तरह से चेक हो जाता है। पहला इकोनॉमी, मतलब आपने जो रिसोर्स लगा रखे कम कॉस्ट में लगा रखे, नहीं लगा रखे। दूसरा एफिशिएंसी, आपने जो भी रिसोर्स लगा रखे हैं उनका आप एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे, एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे। पहले कम कॉस्ट में लगा रखे, नहीं लगा रखे। दूसरा, उनका एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर 40 पेशेंट देख सकता है, मान लो 40 पेशेंट, और वो 30 ही देख रहा है, पूरे दिन में 30 ही देखता है, बाकी टाइम वो वेस्ट करता है।
ऐसे आने जाने में या कुछ भी मतलब मूवी वगैरह देखने में किसी में वेस्ट कर देता है, तो बताओ परफॉर्मेंस बेकार है। अब डॉक्टर की कैपेसिटी 40 है लेकिन वो 50 देख रहा है, बताओ परफॉर्मेंस अच्छी है। जो भी रिसोर्स लगा रखे हैं वो एफिशिएंट यूज़ हो रहे नहीं हो रहे, एफिशिएंट यूज़ हो रहे नहीं हो रहे, इससे पता चलेगा एफिशिएंसी हो। तीसरा इफेक्टिवनेस, उस एनपीओ के जो भी ऑब्जेक्टिव थे, हॉस्पिटल के जो भी ऑब्जेक्टिव थे कि सभी पेशेंट का इलाज हो, डेथ रेट कम हो और एक क्या था गरीब पेशेंट का फ्री में इलाज हो, वो ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर पाया नहीं कर पाया। अचीव कर पाया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। ये होता है इफेक्टिवनेस, ये होता है इफेक्टिवनेस। पहला रिसोर्स लगा रखे, कम कॉस्ट में लगा रखे, दूसरा रिसोर्स का ठीक से एफिशिएंट यूज़ कर रखा है नहीं कर रखा, और तीसरा ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एएनयू का, एएनयू का एग्जांपल लेते हैं जो अपन पहले भी लेते थे। एएनयू कश्मीर फाइल में आपने सुना होगा, एएनयू चाचा नेहरू की यूनिवर्सिटी है ना, एएनयू। एएनयू का एग्जांपल लेते हैं। देखो एएनयू को क्या होता है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं। एएनयू जो आपको पता है कश्मीर फाइल में थी ना, एएनयू, एएनयू नाम थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, तो इसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको ग्रांट देती है काफ़ी तगड़े तगड़े। अब एएनयू क्या है, एक एनपीओ है। एनपीओ है तो सबसे पहले इसकी अपन परफॉर्मेंस चेक करेंगे वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क से। कैसे चेक करेंगे, इकोनॉमी। एएनयू में देखो काफ़ी सारे टीचर लगे हुए हैं, काफ़ी सारे टीचर लगे हुए हैं जिनको सैलरी दी जाती है 3 लाख रुपये पर मंथ, 5 लाख रुपये पर मंथ, 8 लाख रुपये पर मंथ। जबकि ये इन टीचर को अगर कहीं और लगाया जाए ना तो सब लोग इनको धक्का देके लात मार के बाहर से निकाल दें, लात मार के बाहर निकाल दें, तो इनको फ्री की सैलरी बांटी जाती है। तो जो रिसोर्स लगा रखे हैं एएनयू ने कम कॉस्ट नहीं लगा रखे। जिन टीचर को 15,000 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे उनको 3 लाख 5 लाख मिल रहे हैं, मतलब कोई और जाए तो लात मार के बाहर निकाला जाए, तो परफॉर्मेंस बेकार है, परफॉर्मेंस बेकार है एएनयू की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। दूसरा, अब वो जो एएनयू के जो टीचर हैं उनकी कैपेसिटी तो एक टीचर 50 स्टूडेंट पढ़ा सकता है, लेकिन वो एक टीचर वहाँ पे 30 स्टूडेंट पढ़ाता है या 20 स्टूडेंट पढ़ाता है। जो वामपंथी वाले होते हैं, वामपंथी विचारधारा वाले, उन स्टूडेंट को बिठा के वो पढ़ाता है, मान लो ऐसे मान लो। तो कैपेसिटी ज़्यादा है और पढ़ा कम रहा है, तो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी एएनयू की परफॉर्मेंस क्या बेकार है। तीसरा, इफेक्टिवनेस। एएनयू में देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट ने एएनयू क्यों खोला था, गवर्नमेंट ने एएनयू क्यों खोला था कि वहाँ के जो भी बच्चे आए, गरीब बच्चे आते हैं, ऐसे तो गरीब क्या, वो तो अपन आपको पता कैसे आते हैं, तो वो बच्चे क्या करें, देश का नाम रोशन करें, अलग अलग एरिया में जाके देश का नाम रोशन करें, सब जगह हर कंट्री में देश का नाम रोशन करें। लेकिन वो करते क्या है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ के क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बनते हैं, नारे लगाते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारे लगाते हैं ना, आपने सुन रखा है ना। तो ये नारे लगाते हैं, वो हर जगह जा जाके नारे लगाते हैं। पहले भी नारे लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, और भी काफ़ी स्पेशल काम करते हैं वो। तो ये नारे वगैरह लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बनते हैं। तो बताओ एएनयू अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया क्या? गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था, देश का नाम रोशन करें, वो देश को बदनाम करते हैं वो, तो क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग बनते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का बताते हैं, ऐसे काम करते हैं ना वो एएनयू वाले। तो एएनयू अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस इसके अकॉर्डिंग भी बेकार है, इसके अकॉर्डिंग भी बेकार है। ये था वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। एएनयू वाला एग्जांपल याद रख लेना, किसी को एएनयू पसंद है तो एक बार वहाँ आप जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिकल वहाँ की बात है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि खाली न्यूज़ सुन के बता रहा हूँ। तो वहाँ के हाल थोड़े ख़राब ज़्यादा ही हैं। क्या है, वहाँ एक वामपंथी विचारधारा होते हैं, कम्युनिस्ट, उस आइडियोलॉजी के लोग ज़्यादा हैं। कम्युनिस्ट लोग क्या होते हैं, तोड़ते हैं देश को, वो धर्म वगैरह में विश्वास नहीं करते, वो उनका अलग ही चीज़ चलती है। तो एएनयू की बात कर लिया अपन ने। अब एक मेजर और है एनपीओ की परफॉर्मेंस को मेजर करने का, अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। इस अकॉर्डिंग भी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरमीडिएट, लर्निंग एंड ग्रोथ, सेम टू सेम वो बैलेंस स्कोरकार्ड है ना, उसी का ये एडेप्टेड वर्जन है। अब यहाँ क्या चेक करोगे फाइनेंशियल में, यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, कितना लोगों से दान मिला, दान ज़्यादा मिला परफॉर्मेंस अच्छी है, दान कम मिला तो बेकार है। दान को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बेकार डिस्ट्रीब्यूट किया तो बेकार है। कस्टमर के अकॉर्डिंग जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो उस स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, वो बेनिफिशियरी सेटिस्फाई है या नहीं है, वहाँ के कल्चर से या वहाँ के एनवायरमेंट से सेटिस्फाई है या नहीं है। सेटिस्फाई है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। तीसरा, इंटरमीडिएट, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस एनपीओ की इंटरनल एक्टिविटीज एफिशिएंट है या नहीं, एफिशिएंट है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। इनोवेशन एंड लर्निंग, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन में संभाल पाया है, नहीं संभाल पाया, संभाल पाया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं तो बेकार है। इसका भी मैंने एएनयू का एग्जांपल दिया था, देखना हो तो देख लेना, बाकी बस पॉइंट काम के एक बार देख लेना। मेन मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इसका क्वेश्चन आता है, ये लाइन आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। लास्ट में क्या होगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस चैप्टर में आपने परफॉर्मेंस मेजर कर ली, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, आपकी मार्कशीट बनती है ना, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी और आपका काम हो जाएगा खत्म, चैप्टर खत्म। अब अपन स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड थोड़ी इसलिए कम है, मेरे अभी भी गले में भयंकर दर्द हो रखा है और बुखार और हो रखा है,
तो थोड़ी स्पीड कम ही रहेगी, मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं कर सकता। ज़्यादा तेज़ करूँगा तो मैं आज ज़्यादा लंबा लाइव नहीं ले पाऊँगा। अब क्वेश्चन बैंक ओपन कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन बैंक आप ओपन कर लो। पहले जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया क्वेश्चन में मार्क करवाता हूँ, जो आपको ज़रूर देखने हैं, किसी भी हालत में देख के जाने हैं। फिर अपन 2 4 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आज क्या है, स्पीड कम भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास 2 दिन है और आपको SCMP पढ़ना है, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना भी मत। तो स्पीड कम रखेंगे तो भी अच्छी बात है, आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लो, चैप्टर 7 परफॉर्मेंस मेजरमेंट खोल लो, क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो स्टडी मैट खोल लो, स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे कवर हैं यहाँ पे, आपको भी पता है। जो क्वेश्चन आपको करने हैं मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ। कुछ स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल डाउट है तो आप लिख भी सकते हो कमेंट में, मैं पढ़ लूँगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो स्पेशल डाउट है, जो बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से, वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 1 आपको करना है, क्वेश्चन 1 आपको करना है, जो भी करना है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 आपको एक बार देख के जाना है, कुछ भी स्पेशल पॉइंट नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट भी नहीं होगा। 1 आपको देख के जरूर जाना है। क्वेश्चन 2 भी देख लेना आप, 1 देखना है 2 भी देख लेना। 2 में एक बात याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन कहाँ गया है इसमें, तो इसमें देखो जो फिक्स एक्सपेंस दे रखा है ना, फिक्स एक्सपेंस, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एक्सपेंस का ही पार्ट होता है। अलोकेटेड एक्सपेंस होता है, अलोकेटेड फिक्स एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, तो इसी के अंदर इंक्लूड है। कुछ लोग पूछते हैं मेरे से इस क्वेश्चन में डाउट, तो इसी के अंदर इंक्लूड है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 2 देख लेना, 1 और 2 देखना आपको। 3 रहने देना, 3 MTP में डाल दिया, देखने की कोई नीड नहीं है 3 में, और ख़ास क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 2 देखना है, 1 2 तो जरूर देखना आपको। 4 देखना चाहो तो देख लेना। वैसे 4th वाला जो क्वेश्चन है जुलाई 21 में आ गया था, जुलाई 21 में आने के बाद अब रिपीट होने के चांस तो कम ही होते हैं, फिर भी देखना चाहो तो देख लेना। 4th क्वेश्चन में इसमें भी ध्यान देना। देखो अपन क्या लेते हैं, अपन को ROI निकालनी है इस क्वेश्चन में। ROI मैंने क्या बताया था, जिस दिन की ROI निकाले उस दिन की वैल्यू लेते हो, तो लास्ट अपन को ROI देखो कब की निकालनी है, इसमें आपको दे भी रखा है। आपको जो भी डाटा दे रखा है उस डेट की, उसी डेट का डाटा दे रखा है, उसी डेट की ROI निकालनी है। तो अपन को प्लान एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करने के बाद। डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें एडवैग नहीं होगी, कुछ एडवैग वगैरह कुछ नहीं होगी। दूसरा करंट एसेट भी आपको नेट दे रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके इन दोनों को जोड़ दोगे, ये आपका आ जाएगा एक तरीके से नेट एसेट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन वगैरह एड लेस मत कर देना। डेप्रिसिएशन ना तो अपन को इसमें एडवैग नहीं करना, मैंने बताया डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है। तो डेप्रिसिएशन PBIT निकालते हैं, PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, और PBIT आपको दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT में एक चीज़ बता रखी है आपको कि आपने हेड ऑफिस एक्सपेंस लेस कर दिए थे, हेड ऑफिस एक्सपेंस लेस कर दिए थे, उसको अपने एड बैक कर देंगे बस। अब डेप्रिसिएशन का कुछ काम मत कर देना। देखो डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है यहाँ पे, कभी आप इसमें ऐड बैक कर दो कि डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक कर देते हैं, ऐसा उल्टा उल्टा मत सोच लेना। मैंने आपको स्पेशल बता दिया, ROI निकालते वक्त डेप्रिसिएशन लेस होता है, PBIT से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? PBIT से। ये छोटी सी बात इसमें ध्यान रख लेना बस, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। बाकी मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ भी है, यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको। जुलाई 21 का जो पेपर सोल्यूशन करवाया था ना, उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया था सोल्व, उसमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करवाया था। देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन 1 2 जरूर देखना है, 1 2 देखने और 4 देखना चाहो तो अच्छी बात है, देख लोगे तो। अब आते हैं अपन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे। क्वेश्चन 5 नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो इसमें कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, ये KD है, जनरली KD मानते हैं अपन। चेक कैसे करोगे मैंने आपको बताया था, चेक कैसे करनी है आपको। इंटरेस्ट पेड दे रखा है आपको 13.48 लाख का इंटरेस्ट दे रखा है। लॉन्ग टर्म डेट आपकी है 144.44 लाख की। निकाल लो रेट क्या आएगी, निकाल लो रेट क्या आएगी। देखो ये आएगी 9.33, ये है प्री टैक्स, ये है प्री टैक्स। पोस्ट टैक्स करोगे तो कितनी आ जाएगी 6.53। तो क्या है, KD दे रखा है। मैंने बताया जनरली क्या होता है, KD होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया। इसमें एक एडजस्टमेंट काफ़ी सारे लोग पूछते हैं तो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन 5 देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 6 देख लेना एक बार। क्वेश्चन 6 आपको देखना है, जो भी मैं बोले कर रहा हूँ वो आपको देखने हैं, लिखना चाहो तो लिख भी लेना साथ में। 7 देख लेना, क्वेश्चन 7 देख लेना।
और 8 भी देख लेना, 6 7 8 तीनों देख लेना। इस बार हो सकता है ईवीए का क्वेश्चन आ जाए तो तीनों देख लेना एक बार, 6 7 8 हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें भी एक पॉइंट है वो मैं बता दूँ, जो बच्चे डाउट पूछते हैं वो मैं पॉइंट बता देता हूँ एक बार आपको। 6 में तो कुछ भी नहीं है, हाँ 7 में देखो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लास्ट ईयर का। अब देखो इसमें आपको ईवीए निकालना है, 21 22 का ईवीए निकालना है, तो 21 22 का एडजस्टमेंट करते हो तो 21 22 के जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट है वो अपन एड बैक कर देंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 21 22 का दे रखा है आपको 4 करोड़ का, और 2021 का दे रखा है लास्ट ईयर के पीएनएल में कितना दे रखा है 1। अब कुछ लोग इसमें लास्ट ईयर का ईवीए निकालते वक्त, लास्ट ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त या लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 1 एड बैक करते हैं 1, क्योंकि लास्ट ईयर के पीएनएल में कितना आ रहा है 1 आ रहा है ठीक है 1 करना ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, एक लाइन दे दी इंस्टीट्यूट ने, क्या लिखा देखो लाइन, ये लाइन नहीं देता ना, ये देखो कौन सी लाइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 9 करोड़ इन द 21 22 बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट वाली लाइन नहीं देता ना, अपन 1 ही एड बैक करते हैं, 1 एड बैक करते हैं। लास्ट मैंने बताया लास्ट ईयर का अपन ऐड करते हैं, ये लिखा था मैंने ओपनिंग क्या बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, डेफर्ड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर एड बैक करते हैं, और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर लेस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में यही करते हैं, ठीक है अपन 1 करते हैं। लेकिन ये लाइन लिखी, लाइन क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 9 करोड़ इन द 21 22 बैलेंस शीट। करंट ईयर की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ रहा है 9 करोड़ का आ रहा है, 9 करोड़ का आ रहा है, और करंट ईयर में आपने प्रोविजन कितना बनाया था 4 करोड़ बनाया था। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना था प्रोविजन 9 - 4 5 करोड़ का था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना आ रहा था 5 करोड़ का आ रहा है, मतलब लास्ट से पहले ईयर में भी प्रोविजन बनाया था, उसको भी अपन को एड बैक करना है। ये पॉइंट था, इस कारण अपन यहाँ क्या किया 5 एड बैक किया। अपन को बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट करने होते हैं, अब कुछ नहीं दे रखा तो अपन तो पीएनएल वाले एडजस्टमेंट कर देते हैं, मैंने यही बताया था लास्ट ईयर ये लिखा था मैंने उसमें, लेकिन इसमें ये लाइन दे दी, इस चक्कर में अपन ने निकाला लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आ रही थी या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही थी उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था 9 - 4। करंट ईयर में 9 है, करंट ईयर में 4 का प्रोविजन बनाया, तो लास्ट ईयर में कितना था 5 का था। ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, मैंने बता दिया, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन 8 में कुछ खास नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करने लायक है। एट मैंने बताया 8 आपको करना है, 9 जरूरी नहीं है करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, चलने दो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये ईवीए का, और क्या बोलते हैं बैलेंस शीट रिगार्ड का, अगर आपने नोट्स पढ़ लिए उससे हो जाएगा सोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूरत नहीं करने की। अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल मेजर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन 10 भी अब जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है एमटीपी में डाल दिया सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। फिर भी देखना चाहते हो तो क्वेश्चन 10 देख लेना, टाइम होगा आपके पास तो क्वेश्चन 10 देख लेना। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, वैसे तो काफ़ी कम चांस है 11 के आने के, आज तक आया नहीं, और बहुत सालों से क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी पढ़ा हुआ है, डाइजेस्ट में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, लर्निंग होरिजेंस वाला। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन है। 2 इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब 2 स्कूल हैं एक तरीके से, लर्निंग ओरिजिन और नॉलेज बेस, और आपको क्या करना है, इनकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, क्या फॉलो करके, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल फॉलो करके। आप उसमें फाइनेंशियली भी करनी है, नॉन फाइनेंशियली करनी है। फाइनेंशियली मतलब एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। क्या निकालना पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, देखो क्या निकाला नेट प्रॉफिट निकाल के, और कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में क्या निकाला देखो वो भी देख लो, क्या निकाला वो भी देख लो आप, इंक्वायरी रेशियो, तो दोनों निकाल के परफॉर्मेंस मेजर कर दी, फाइनेंशियली कर दी, नॉन फाइनेंशियली में कुछ नहीं करना, थियरी के पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करने हैं। ये क्वेश्चन है थियरी और प्रैक्टिकल मिक्स है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एक स्पेशल चीज़ है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट निकालना है, एक लर्निंग होरिजन का प्रॉफिट निकालना है, एक नॉलेज बेस का प्रॉफिट निकालना है। अब इसमें देखो डाटा दे रखा है आपको, लर्निंग होरिजन और नॉलेज बेस डाटा दे, दोनों को दे रखा है। लर्निंग होरिजन का आपको बजट वाला डाटा भी दे रखा है, लर्निंग ओरिजिन का एक्चुअल दे रखा है, नॉलेज बेस का एक्चुअल दे रखा है। एक्चुअल से कंपेयर करके आप प्रॉफिट निकाल लोगे, एक्चुअल प्रॉफिट लर्निंग ओरिजिन का कितना आ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नॉलेज बेस का कितना आ रहा है, जिसका ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है नॉलेज बेस की, नॉलेज बेस का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। आप देख लेना सब चीज़ों में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, इसमें नॉलेज बेस की, सभी चीज़ों में नॉलेज बेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन लर्निंग ओरिजिन का आपको बजट डाटा दे रखा है। अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगाते वक्त आपको बजट वगैरह कुछ काम नहीं है, बजट डाटा काम ही नहीं आएगा, एक्चुअल से एक्चुअल कंपेयर करेंगे अपन, सीधी बात है। लर्निंग ओरिजिन का एक्चुअल लेंगे और नॉलेज बेस का एक्चुअल लेंगे, देख लेंगे परफॉर्मेंस अच्छी है बेकार है। अब बजट का क्या काम है इसमें एक चीज़ और करवा दी इन्होंने। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो मैं दिखाऊंगा आपको, रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें वेरिएंस एनालिसिस भी करना है आपको।
रिजल्ट तो निकालनी है और वेरिएंस एनालिसिस भी करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी लगा दी इन्होंने। अब वेरिएंस एनालिसिस में क्या करना है आपको, वेरिएंस एनालिसिस होगा किसका, लर्निंग होरिजन का खाली, इसका होगा नॉलेज बेस का तो होगा ही नहीं, उसका तो एक्चुअल डाटा दे रखा है, इसका होगा। अब वेरिएंस एनालिसिस में आपको क्या करना है, कंपैरिजन बनाना है बजट और एक्चुअल का, मतलब बजट डाटा डाल के बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन बनाना है, बस ये और काम करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो लगा दी इन्होंने। एक चीज़ एक्स्ट्रा और पूछ ली, अगर आप वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करते, मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आपके चले जाएंगे, और वो करोगे तो आपको उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आनी चाहिए, बस बजट और एक्चुअल को कैसे कंपेयर करते हैं उसके लिए। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आने के चांस ज़्यादा, लेकिन आ गया गलती से तो 20 नंबर का आएगा, तो देखना चाहो तो एक बार देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखोगे तो ही आपसे हो पाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 12 देख लेना, आने के चांस कम ही है लेकिन फिर भी देख लेना। जो स्टार्टिंग में लगवाए थे ना मैंने पहले फाइनेंशियल मेजर वाले, वो तो सारे देखने ही हैं जो मैंने लगवाए थे, लेकिन नॉन फाइनेंशियल में देखना चाहो तो एक बार देख लेना। क्वेश्चन 12 में एक चीज़ पूछते रहते हैं बच्चे कि ये डेटर मोर देन 60 डेज कैसे निकाला। डेटर मोर देन 60 डेज नहीं दे रखा है इसमें, ये कैसे निकाला। देखो एक एवरेज डेटर वीक दे रखा है, अगर आपने इंटर में पढ़ रखा है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डेटर डिवाइड बाई टोटल सेल्स इंटू 100, टोटल डेटर डिवाइड बाई टोटल सेल्स इंटू 100, ये आ जाता है एवरेज डेटर वीक। अब एवरेज डेटर वीक आपको दे रखा है, टोटल सेल्स आपको ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स भी दे रखी है। इस फॉर्मूले में इंटू 100 नहीं इंटू 52 करते हैं, इंटू 52 करते हैं, इंटू 52, एवरेज डेटर वीक दे रखा है तो 52 करते हैं, टोटल डेटर डिवाइड बाई टोटल सेल्स इंटू 52। तो एवरेज डेटर वीक दे रखा है आपको, 52 दे रखा है, टोटल डेटर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं टोटल सेल्स दे रखी है आपको, क्या निकल जाएगा आपका, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो आपका निकल जाएगा टोटल डेटर। टोटल डेटर निकल जाएंगे, नीचे आपको लेस देन 30 डेज वाले डेटर दे रखे हैं और 31 से 61 डेज वाले डेटर दे रखे हैं, 31 से 60 डेज वाले डेटर दे रखे हैं। टोटल डेटर में से टोटल डेटर आपके आ जाएंगे उस फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला है, टोटल डेटर डिवाइडेड टोटल सेल्स इंटू 52, टोटल डेटर डिवाइडेड टोटल सेल्स इंटू 52, ये होता है एवरेज डेटर वीक का फॉर्मूला, एवरेज डेटर वीक का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करना, आपके आ जाएंगे टोटल डेटर। टोटल डेटर आगे ये दो कैटेगरी के लेस कर दो, क्या बचेगा, डेटर मोर देन 60 डेज, ये बच जाएगा। इस तरह से निकला है डेटर मोर देन 60 डेज, इस तरह से निकला है। आप 52 बोल रहा हूँ मैं, 52, तो डेटर मोर देन 60 डेज इस तरह से निकला है। ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। करना चाहो तो इस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देने के कम ही चांस है, देगा तो 20 मार्क्स का सीधा केस स्टडी में देगा, सीधा केस स्टडी में आएगा। ये भी किसका है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, और एक परफॉर्मेंस मेजर नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका, पॉइंट देना है आपको, देखना है किसकी बढ़िया है किसकी बढ़िया है, वो उसमें सब टारगेट दे रखे हैं, टारगेट के बेस आपको पॉइंट देना है। सिंपल सा, कभी आप सोचो ये क्या कर रखा है 1 1 1 1, बिल्कुल सिंपल है ये। ऊपर टारगेट दे रखा है, 4 वेयर हाउस है, उनको टारगेट दे रखा है, टारगेट अचीव कर लिया तो 1 पॉइंट, नहीं किया तो 0, अचीव किया तो 1 नहीं तो 0, हर चीज़ों के बेस पे। ये बता ही दिया मैंने आपको, कौन सा क्वेश्चन बताया ये मैंने आपको, चलो ये क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 13 देखने की कोई नीड नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन 14 भी देखने की कोई नीड नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। 15 भी देखने की कोई नीड नहीं है, फालतू है। 16 बिल्कुल फालतू है, बकवास क्वेश्चन नहीं देखना, आ जाए तो आप आराम से कर दोगे। तो 13 14 16 15 16 नहीं देखना, जो मैंने गोल करे थे ना ऊपर गोले करे थे वही देखना है आपको। ये था सेक्शन ए, सेक्शन ए मैंने बता दिया, सेक्शन बी पे आ जाते हैं वो अपन। सेक्शन बी में क्या देखना है मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको नोट्स पे फोकस करना है। नोट्स अगर आप याद कर लोगे बस वही कॉपी पेस्ट करनी है, यहाँ पे वही थ्योरी कॉपी पेस्ट कर रखी है इन्होंने, कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई काम का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ, कोई काम का है तो। एक क्वेश्चन 9 देख लेना, क्वेश्चन 9, एक 10 देख लेना, 9 और 10, 9 और 10 देख लेना। एक 15 देख लेना, 9 10 और 15, 9 10 15 लिखते रहना, बाकियों के साथ शेयर कर देना, बाकी लोगों के साथ भी। ये क्वेश्चन है न्यू वाला है, मे और नवंबर 22 वाला, मे 22 नवंबर 22 वाला सेम क्वेश्चन बैंक है, मे 22 नवंबर 22 वाला, ध्यान देना ये।
एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, वो देखना तो देख लेना। वो है केट्स वाला बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बता देता हूँ कौन सा है। 24 देखना चाहो तो 24 और देख लेना। 9, 10, 15 तो देखने ही है, 24 देखना चाहो तो एक देख लेना। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है। 24 थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल टाइप का, इम्प्लीमेंटेशन का टाइप का क्वेश्चन है। एक लेडी है केट्स, वो अपने बच्चे को 2 कॉलेज हैं, 2 कॉलेज में से किसी एक में डालना चाहती है। एक दयावान कॉलेज है, एक हृदयम कॉलेज है। बच्चा क्या है, उसका जो बच्चा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो दोस्तों जिसमें दोस्त जा रहे हैं वो उसमें जाना चाहता है। लेकिन केट्स चाहती है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी कॉलेज मिले। तो अपन को बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगा के देखना है। उनके कुछ पॉइंट्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के, नॉन फाइनेंशियल चेक नहीं करना। अब यहाँ केट्स से मतलब है, कस्टमर से मतलब है, क्लाइंट से मतलब, क्लाइंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तो वो पॉइंट्स है ना 4 नॉन फाइनेंशियल, कौन कौन से? क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्वालिटी वाला पॉइंट काम का है इसमें, एक इनोवेशन वाला और फ्लेक्सिबिलिटी वाला, वो 3 पॉइंट ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से भी मतलब नहीं है, वो स्कूल कैसे भी रिसोर्स यूज़ करे, अपन को मतलब ही क्या है। केट्स के अकॉर्डिंग इसमें सोचना। अच्छा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, देखना चाहो तो देख लेना।